हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा अगस्त महीने के बेस्ट 300 एमसीक्यू भाग 2 हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अभी जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए, तो वो किसे मिला है 2023 के लिए? ये मिला है पहली बार शाहरुख खान को। शाहरुख खान को मिला है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो नेशनल फिल्म अवार्ड कौन सा मिनिस्ट्री देता है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय। दूसरी बात, जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो अकेले शाहरुख खान को नहीं मिला है, वो विक्रांत मासी को भी मिला है। तो ये भी ध्यान रखिए कि विक्रांत मासी को भी बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है 12th फेल मूवी के लिए। 12th फेल मूवी के लिए ये शाहरुख खान का पहला नेशनल अवार्ड है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि ये जो अवार्ड दिए गए हैं ये एक ज्यूरी के द्वारा दिए गए हैं, राइट? तो उस ज्यूरी का चेयरपर्सन कौन है? अब देखो, ज्यूरी भी दो तरह की होती है। एक होती है फीचर फिल्म्स ज्यूरी और एक होती है नॉन फीचर फिल्म्स ज्यूरी। इनमें क्या डिफरेंस होता है? फीचर फिल्म होती हैं जो कमर्शियल फिल्म होती हैं, लंबी 2.5 घंटे 3 घंटे, जो नॉर्मल फिल्म हम थिएटर में जाके देखते हैं उनको फीचर फिल्म कहा जाता है। तो फीचर फिल्म जो ज्यूरी थी जिसने डिसाइड किया कि किसको अवार्ड देना है, उस ज्यूरी के चेयरमैन थे आशुतोष गोवारिकर। आशुतोष गोवारिकर। और जो नॉन फीचर फिल्म है, नॉन फीचर फिल्म होती हैं जो छोटी फिल्म होती हैं, जैसे आधे घंटे की, 1 घंटे की, डॉक्यूमेंट्री जिन्हें बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री जैसी मूवी होती हैं वो नॉन फीचर फिल्म होती हैं। तो नॉन फीचर फिल्म में जो अवार्ड दिए गए हैं हर कैटेगरी में, वो जिस ज्यूरी के द्वारा दिए गए हैं उस ज्यूरी के चेयरमैन है मिस्टर पी शेषाद्री। मिस्टर पी शेषाद्री। तो एग्जाम में देख के मार्क करना कि वो कौन सी ज्यूरी के चेयरमैन पूछ रहे हैं आपसे। क्या वो फीचर फिल्म ज्यूरी के पूछ रहे हैं या वो नॉन फीचर फिल्म ज्यूरी के पूछ रहे हैं? तो आपको मैं सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताऊंगा। अब आप स्क्रीन पे देखिए, जो बेस्ट फिल्म क्रिटिक का मतलब होता है जो फिल्म की समीक्षा करता है, फिल्म का आकलन करता है, एनालिसिस करता है, उस फिल्म को रेटिंग देता है। तो बेस्ट फिल्म क्रिटिक इंडिया के हैं उत्पल दत्ता। ये असमीज लैंग्वेज की जो फिल्में हैं उनकी क्रिटिक करते हैं, ठीक है? तो उत्पल दत्ता, लैंग्वेज असमीज। उसके बाद नॉन फीचर फिल्म अगर हम देखें तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म कौन सी है? वो एक हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका नाम है फ्लावरिंग मैन। फ्लावरिंग मैन, जिसके डायरेक्टर हैं सौम्यजीत घोष। सौम्यजीत घोष। उसके बाद नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में आर्ट या कल्चर की बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो वो फिल्म है टाइमलेस। इंग्लिश भाषा की फिल्म है टाइमलेस तमिलनाडु। फिल्म का पूरा नाम है टाइमलेस तमिलनाडु। इसको डायरेक्ट करा है कामाख्या नारायण सिंह ने। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन। इसके डायरेक्टर है ऋषि राज अग्रवाल। उसके बाद बेस्ट नॉन फीचर फिल्म जो सामाजिक यानी सोशल और एनवायरमेंटल वैल्यूज को प्रमोट करती है, तो वो है द साइलेंट एपिडेमिक। द साइलेंट एपिडेमिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो सोशल और एनवायरमेंटल वैल्यूज वाले हैं ये एग्जाम में जरूर आते हैं। सबसे बेस्ट छोटी फिल्म जिसकी लेंथ 30 मिनट से कम है वो है गिद्ध। गिद्ध द स्कैवेंजर, हिंदी भाषा की। और बेस्ट डायरेक्शन हुआ है जिस फिल्म का, वो है द फर्स्ट फिल्म, हिंदी भाषा की फिल्म है, इसके डायरेक्टर हैं पीयूष ठाकुर। अब हम बात करते हैं फीचर फिल्म। तो बेस्ट फिल्म कौन सी रही पूरे साल की? फीचर फिल्म मतलब कमर्शियल फिल्म, तो वो है 12th फेल, हिंदी भाषा की। इसके डायरेक्टर थे विदु विनोद चोपड़ा। बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, यानी डेब्यू फिल्म मतलब सबसे बेस्ट डायरेक्टर कौन थे जिनकी पहली फिल्म को बेस्ट डेब्यू फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर। तो ये आशीष बेंडे, इनकी पहली फिल्म जिसका नाम है आत्म पैम्फलेट, ये मराठी भाषा की फिल्म है। उसके अलावा बेस्ट फीचर फिल्म जो सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज को प्रमोट करती है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो है सैम बहादुर। सैम बहादुर, जिसकी डायरेक्टर थी मेघना गुलजार। सैम बहादुर, सैम मानेकशॉ के जीवन पे ये फिल्म आई थी। बेस्ट एक्टर मैंने आपको बता ही दिया, जवान और 12th फेल के लिए शाहरुख खान और विक्रांत मासी रेस्पेक्टिवली। फिर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। फिल्म का नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, यह हिंदी भाषा की फिल्म थी। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, अगर आपको इतने याद रह जाए। बाकी अगर आप अपने किसी स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बंगाल से हैं, तो आपको पता होना चाहिए बेस्ट बंगाली फिल्म कौन सी थी।
अगर आप गुजरात से हैं तो आपको पता होना चाहिए बेस्ट गुजराती फिल्म कौन सी थी। तो आपके जो लोकल जो एग्ज़ाम होते हैं पीएससी के या कांस्टेबल, मतलब उस स्टेट के, उसमें आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि उस भाषा की जो फिल्म है वो कौन सी थी। इज़ दैट कंप्लीटली अंडरस्टूड नाउ? तो जो मेरे को लगा जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। बाकी पंजाबी फिल्म, तमिल, तेलुगु फिल्म, ये गारो या ये जो फिल्में हैं ये मेरे हिसाब से उतना ज़रूरी नहीं है। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पे। दोरजी लुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भूटान में डेवलप हो रहा है। दोरजी लुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो आपको ये बताना है ये भूटान की जो सरकारी कंपनी है जिसको बोलते हैं ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, वो एक भारत की कंपनी के साथ मिलकर लगा रही है। तो वो भारत की कंपनी कौन सी है? देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट भूटान में भारत की कंपनियों के द्वारा लगाए जा चुके हैं, जैसे खोलोंग छू, मांग डेछू। खोलोंग छू भी दो तरह के हैं, खोलोंग छू 1 और खोलोंग छू 2। अभी जो लेटेस्ट आया है वो है दोरजी लुंग, तो भारत की कंपनी है टाटा पावर। टाटा पावर दोरजी लुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कौन सी नदी पे आ रहा है? नदी का नाम है कुरिच्चू, KURICHHU, कुरिच्चू। कुरिच्चू ये काफी बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, राइट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कितनी बिजली जनरेट करेगा पूरे साल में? तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.5 टेरावाट आवर इतनी ये बिजली जनरेट करेगा। इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है। तो ये है प्रोजेक्ट। और जनरली क्या होता है ना, हम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम मेगावाट में उसकी एनर्जी वो करते हैं कि भाई वो कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो दोरजी प्रोजेक्ट 1125 मेगावाट का है, 1125 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो ये कंपनी है टाटा पावर, ये 600 मेगावाट का खोरलो छू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है। खोरलो छू को पहले खोलोंग छू भी बोलते थे, तो आप कभी खोलोंग छू या खोरलो छू एक ही बात है। तो ये भी टाटा पावर भूटान की कंपनी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट लगा रही है। इनफैक्ट आपको एक प्रोजेक्ट और बताता हूं चलो, जिसे अदानी ग्रुप लगा रहा है भूटान में। तो अदानी ग्रुप, भारत का अदानी ग्रुप और भूटान की यही कंपनी जिसका नाम है ड्रुक ग्रीन पावर, ड्रुक ग्रीन पावर, ये दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसका नाम है वांगछू। नदी का नाम भी यही है वांगछू और प्रोजेक्ट का नाम भी यही है वांगछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। वांगछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी 43वां लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे मिला है? इसका नाम बाल गंगाधर तिलक के नाम पे रखा है। बाल गंगाधर तिलक एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। इनफैक्ट जो आपने गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल सुना होगा, जिसमें हम सब मिलके भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर उनका जो मूर्ति होती है वो पानी में विसर्जन उसका होता है। तो ये किसने स्टार्ट किया था? ये भी बाल गंगाधर तिलक ने ही स्टार्ट किया था, जिससे हम त्योहारों को अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद के लिए यानी नेशनलिज्म प्रमोट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकें, लोगों को एकजुट कर सकें। तो बोल महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने बाल पाल लाल जो कि गर्मपंथी नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट नेता थे कांग्रेस में, उसका नाम जरूर सुना होगा उनका भी। तो वही लोकमान्य तिलक हैं ये बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक नेशनल अवार्ड मिला है नितिन गडकरी को, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। ये सेरेमनी पुणे में हुई थी। तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड ये हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है, क्योंकि 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि होती है, यानी कि उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। तो ये अवार्ड किसे मिलता है? ये अवार्ड उसे मिलता है जो नेशन डेवलपमेंट या नेशन प्रोग्रेस के लिए काम करता है। ये अवार्ड 1983 में स्टार्ट किया गया था। इसमें एक आपको मोमेंटो मिलता है, ट्रॉफी यानी, और 1 लाख रुपए का कैश मिलता है। 1 लाख रुपए का कैश मिलता है। अच्छा, ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये एक संगठन है, लोकमान्य तिलक फाउंडेशन, जिसको बोलते हैं तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, उनके द्वारा ये दिया जाता है। पहली बार ये 1983 में दिया गया था। इनफैक्ट आपको याद हो पिछले साल 2024 के लिए ये सुधा मूर्ति और 2023 में प्रधानमंत्री मोदी को मिला था। इस बार 2025 के लिए नितिन गडकरी जी को ये मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्होंने एक पहल शुरू करी है
यानी तेल और गैस मंत्रालय ने एक पहल शुरू करी है। क्या है ये पहल? इसमें जो लोग ट्रक चलाते हैं, कई बार देखा गया है कि उनको नींद आ जाती है ट्रक चलाते हुए, रेस्ट कम मिलता है, इस कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इनके लिए कुछ रेस्टिंग स्पेसेस, आराम गृह बनवाए जाएंगे सड़कों पे, जहाँ पे ये रेस्ट कर सकें। ये कंफर्टेबल होंगे, हाइजीनिक होंगे, यहाँ पे वो रेस्ट कर पाएंगे। तो इस इनिशिएटिव का, इस पहल का नाम क्या है? इसका नाम है अपना घर। अपना घर। तो अभी के लिए लगभग 368 अपना घर बनवाया जाएगा। इनमें लगभग 4611 बेड्स होंगे और ये जो बेड्स हैं यहाँ पे वो रेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे इवन टॉयलेट्स होंगे, काफ़ी क्लीन बाथिंग एरिया होंगे, डॉर्मेट्री एकोमोडेशन होगा, पीने का अच्छा शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर इनको मिलेगा। तो ये सब फैसिलिटी अपना घर के अंदर होंगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन जो भी हमारी तेल और गैस की कंपनियां आती हैं, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी वगैरह, जिन्हें ऑयल मार्केटिंग कंपनी बोलते हैं, तो उनका इनिशिएटिव है ये अपना घर इनिशिएटिव। अपना घर इनिशिएटिव। द मैन हु बिकेम सिनेमा, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जिनका जन्म यूसुफ खान के नाम से था, लेकिन बाद में फिर ये दिलीप कुमार के नाम से जाने गए प्रोफेशनली। मोहम्मद यूसुफ खान इनका असली नाम था। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार। इनके जीवन पे किताब लिखी गई है जिसका नाम है द मैन हु बिकेम सिनेमा। ये किसने लिखी है? तो इस किताब को लिखा है मिस्टर अशोक चोपड़ा ने। मिस्टर अशोक चोपड़ा। एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 27 ये टूर्नामेंट खेला जाएगा बिहार में पहली बार। रग्बी, रग्बी क्या होता है? रग्बी एक गेम होता है और भारत की एक रग्बी एसोसिएशन भी है जिसको रग्बी इंडिया बोलते हैं, जिसके प्रेसिडेंट है राहुल बोस, जो कि एक रिनाउंड एक्टर भी हैं, राहुल बोस। तो एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 27 चैंपियनशिप हो रही है। ये कहाँ पे होगी? ये बिहार के राजगीर में होगी। बिहार के राजगीर में होगी। और इसका शुभंकर क्या है? तो शुभंकर आप ये फोटो में देख ही रहे हैं, राइट। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अशोका। इसका नाम है अशोका। ये है क्या? कौन सा जानवर है ये है रैबिट यानी खरगोश। ये एक खरगोश है। तो ये रग्बी टूर्नामेंट राजगीर बिहार में हुआ 9 से 10 अगस्त। तो इसमें 16 टीमें खेली थी, 8 मेन और 8 वुमेन। इसमें बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे चाइना, हांगकांग, इंडिया, कजाकिस्तान, श्रीलंका, यूएई, उज्बेकिस्तान, नेपाल, मलेशिया वगैरह ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली बार ये इवेंट बिहार में हो रहा है। और एशिया रग्बी जो कि ऑफिशियल बॉडी है एशिया में रग्बी की, उसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स आया है अभी। इस इंडेक्स को दिया है स्टार्टअप ब्लिंक ने। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से कंट्री ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। कौन से कंट्री में स्टार्टअप इकोसिस्टम सबसे बेस्ट है? तो आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस इंडेक्स को स्टार्टअप ब्लिंक ने दिया है। स्टार्टअप ब्लिंक एक स्टार्टअप रिसर्च प्लेटफॉर्म है जो कि सिंगापुर में लोकेटेड है। तो नंबर 1 इसमें जो रहा वो रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नंबर 2 पे है ब्रिटेन और इजराइल इस बार जो है वो नंबर 3 पे रहा और सिंगापुर नंबर 4 पे रहा। इसमें 3 चीज़ों के ऊपर मेन फोकस था। एक तो है क्वांटिटी यानी कितने स्टार्टअप है, दूसरा क्वालिटी, उन स्टार्टअप्स का इंपैक्ट क्या है, उनकी सक्सेस क्या है, और तीसरा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो 118 कंट्रीज की जो रैंक है वो इसमें आई थी। ठीक है, तो नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें मैं आपको रैंकिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1, इसका स्कोर सबसे ज़्यादा था 254, फिर ब्रिटेन, फिर इजराइल, फिर सिंगापुर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें टॉप 10 में जो है वो इंडिया नहीं था, राइट। तो इंडिया की क्या रैंक थी? इंडिया की रैंक इस बार थी 22 यानी 22। और अगर आप शहरों की बात करें तो पूरी दुनिया में नंबर 1 शहर कौन सा है स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में? वो है सैन फ्रांसिस्को। और दूसरे नंबर पे अमेरिका का न्यूयॉर्क और तीसरे नंबर पे ब्रिटेन का लंदन। राइट। और अगर आप इंडिया की बात करें इस पूरी लिस्ट में तो आप देख सकते हैं बेंगलोर 10वें नंबर पे था इंडिया का, और इंडिया का ही नई दिल्ली 11वें नंबर पे था, और इंडिया का ही मुंबई 18वें नंबर पे था। 18वें नंबर पे था। तो इंडिया की एज अ कंट्री जो रैंक है वो है 22। पिछले साल हमारी रैंक 19 थी, लेकिन इस बार हमारी रैंक 3 पायदान नीचे खिसक के 22 हो गई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पे जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, उन्हें एक फ्यूचरिस्टिक न्यू असिस्टेंट मिल रहा है।
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है, ये रोबोट है, इसका नाम है सिमोन। तो सिमोन की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या है। सिमोन सिमोन क्या क्या काम कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो कि रोबोट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, इसका नाम है क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन, ऑप्शन सी, क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन। तो ये क्या काम करेगा? ये बेसिकली जो एस्ट्रोनॉट्स का जीवन है वो आसान बनाएगा। ये काफ़ी लंबे समय तक स्पेस मिशंस में रह सकता है। ये आराम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर फ्लोट कर सकता है और बहुत सारे टास्क कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, ट्यूटोरियल, प्रोसीजर, तो आप इस रोबोट से पूछ सकते हैं। इसमें हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल भी होगा, राइट। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे सकता है ये। इसमें मोबाइल कैमरा भी लगा हुआ है, डेटा कलेक्शन कर सकता है ये सारे काम सिमोन कर सकता है, राइट। इसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं। अब सवाल ये है, ये सिमोन को बनाया किसने है? सिमोन को डेवलप करा है एयरबस कंपनी ने। एयरबस कंपनी ने IBM के साथ मिलकर, एयरबस और IBM ने मिलकर इसे बनाया है। तो ये ध्यान रखिए कि किसने डेवलप करा है, एयरबस और IBM। IBM आप जानते हैं अमेरिका की एक बहुत बड़ी इनोवेशन कंपनी है। और जब एयरबस और IBM ने इसे बनाया तो फंडिंग किसने दी? सिमोन को बनाने के लिए फंडिंग दी जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने, जर्मन एरोस्पेस सेंटर। अभी अभी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, भारत सरकार की रिपोर्ट है ये। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन है फाइनेंशियल ईयर 24 में, वो 20% इंक्रीज उसमें देखने को मिला। और अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, वो इस सेक्टर को डीकार्बनाइज कर रहा है। यानी रोड बनाते समय आप एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल करिए, रोड बनाते समय आप कार्बन एमिशन कम हो इसका ध्यान रखिए। तो भारत में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी है सड़कें बनाने की, वो थी पहले 1 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर किलोमीटर। अब ये घट के कितनी हो गई है? तो हमें इसको कम से कम करना है। अच्छी बात यह है कि एक ही साल में 1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर किलोमीटर से कम होके 0.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हो गई है। यानी रोड बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब कम एमिट हो रही है पहले के मुकाबले। और अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत में कितनी सड़क बनी, तो वो थी 6,634 किलोमीटर। ये इतना नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन जो है वो किया गया, और ये पिछले साल के मुकाबले 20% ज़्यादा है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि पर डे हमारी एवरेज कितनी है भारत में। तो बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको 6634 किलोमीटर को डिवाइड करना है 365 से। तो पर डे कितना हो गया? लगभग 18.17 किलोमीटर। यानी भारत में आप कह सकते हैं 18 किलोमीटर का नेशनल हाईवे डेली बनता है। तो पूरे एक साल में 6634 और डेली रफली 18 किलोमीटर। अब ये टेबल देखिए, इसमें यह बताया है सबसे पहले तो कि पूरे इंडिया में इस समय नेशनल हाईवे कितना है। तो वो है 1,46,145 किलोमीटर जब फाइनेंशियल ईयर 24 खत्म हुआ। इंडिया में जो नेशनल हाईवे की लेंथ है वो है, ये मैं सिर्फ नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ, इसमें स्टेट हाईवे या जो विलेज रोड हैं या उन सब की बात नहीं कर रहा, सिर्फ नेशनल हाईवे। तो 1,46,145 किलोमीटर ये हमारी नेशनल हाईवे की लेंथ है पूरे इंडिया में। अब ये टेबल देखिए, इस टेबल में जो टोटल हमारा नेशनल हाईवे है उसकी लेंथ तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं, बड़ा आसान है, ये है महाराष्ट्र में। कितनी? 18,459 किलोमीटर। 18,000 किलोमीटर सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में है। अगर मैं आपसे पूछूं महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो अगेन वेरी इजी, यूपी में है 12,292 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे जो राज्य है इसमें टेबल में वो है राजस्थान में 10,706 किलोमीटर। 10,706 किलोमीटर। तो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन जो है उसमें 20% का इंक्रीज देखने को मिला, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कटौती देखने को मिली फ्रॉम 1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर किलोमीटर टू 0.8। फिर इस रिपोर्ट में कुछ और डेटा भी दिया है, वो उतना इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगता, जैसे NHAI ने कितने पेड़ लगाए। तो
तो NHAI ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 56 लाख पेड़ लगाए, 56 लाख पेड़ लगाए, और फाइनेंशियल ईयर 25 का भी डेटा आ गया है, तो उसमें लगाए 67 लाख पेड़, और अब तक लगभग 4.69 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा चुका है NHAI जब से इनकी ये पेड़ लगाने की पॉलिसी आई थी 2015 में, तब से अब तक। इसके अलावा कुछ वाटर बॉडीज भी हैं जिनको रिजुविनेट करने में इन्होंने हेल्प करा है, जैसे अमृत सरोवर मिशन के तहत NHAI 467 वाटर बॉडीज हैं जिनका डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद NHAI ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है, इसका नाम है डेटा लेक प्लेटफॉर्म। डेटा लेक प्लेटफॉर्म, तो ये डेटा लेक 3 प्लेटफॉर्म आया है। ये किस चीज़ के लिए है? ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ये आया है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, हाईवे का कोई प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, उसके प्रबंधन के लिए ये प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डेटा लेक प्लेटफॉर्म। इससे प्रोजेक्ट की आप रियल टाइम जर्नी देख सकते हैं, प्रोजेक्ट वो कितना कंप्लीट हुआ है, कितना खर्चा उसमें लगा है, लग चुका है, तो पूरा ये है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्लाउड बेस्ड फॉर हाईवे मैनेजमेंट। इस पे मोबाइल ऐप भी है इस नाम का डेटा लेक, और इस नाम की वेब प्लेटफॉर्म भी है, वेबसाइट भी है। पेपरलेस है पूरी तरह से, रियल टाइम डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के लिए। तो ये है NHAI के द्वारा। इसके अलावा भारत में जो फास्टैग हैं, फास्टैग 98.55% कवरेज उसका हो चुका है। 98.5% पेनिट्रेशन फास्टैग का हो चुका है। फास्टैग जो है वो RFID टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। और NHAI ने अब तक फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना पैसा है जो रेज किया एसेट मोनेटाइजेशन से, तो वो था 41,000 करोड़ से भी ज़्यादा। इनका टारगेट था 34,000 करोड़, तो अपने टारगेट को इन्होंने इजीली अचीव कर लिया, बल्कि एक्सीड कर लिया। ठीक है, ये इन्होंने एसेट मोनेटाइजेशन किया है, एसेट मोनेटाइजेशन किया है। तो एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है? एसेट मोनेटाइजेशन में NHAI के जो एसेट्स हैं, जैसे मान लो टोल है, टोल प्लाजा, तो उससे भी पैसा कमाती है NHAI, वो भी एक तरीका एसेट मोनेटाइजेशन का। ऐसे NHAI की कोई ज़मीन पड़ी है, उसको किराए पे दे दिया, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, अपने एसेट से आप पैसा कमा सकते हो। तो एसेट मोनेटाइजेशन इनकी स्ट्रेटेजी है। तो एसेट मोनेटाइजेशन जो इन्होंने किया वो कितना किया? दैट वाज 41,153 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 24। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आयुष मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन में एक लिस्ट रिलीज करी है ऑफ आयुर्वेदिक फूड प्रिपरेशंस अंडर द कैटेगरी ऑफ आयुर्वेद आहार? आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है, और वो है कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है, जैसे आपको आयुर्वेदा में कोई फॉर्मुलेशन बनाना है तो उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन ज़रूरी है। कोई आयुर्वेदिक फूड बना रहे हैं आप, तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है कि ये वाली चीज़ या ये वाला घटक या रॉ मटेरियल इतना लगेगा, ये वाला इतना, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन करना है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आंसर है ऑप्शन बी, इसके साथ मिलके लिस्ट बनाई है। इसका नाम है आयुर्वेद आहार। आयुर्वेद आहार मतलब एक बेसिकली एक कैटेगरी है, तो उसमें जितने भी आयुर्वेदिक फूड प्रिपरेशन है वो स्टैंडर्डाइज होंगे। FSSAI काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अधीन, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक तरह से मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें इन्होंने 4 कैटेगरी बनाई है। एक है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी B1 और कैटेगरी B2। कैटेगरी ए में वो आयुर्वेद आहार हैं, वो आयुर्वेद फूड हैं जो हमारे आयुर्वेद टेक्स्ट हैं जिसमें उनका वर्णन है। आयुर्वेद टेक्स्ट जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें जो आयुर्वेद फूड हैं वो इस कैटेगरी में है, कैटेगरी ए। उसके बाद कैटेगरी बी में वो रेसिपी हैं, आयुर्वेद आहार हैं जिनमें हम आयुर्वेदिक बुक्स में जो इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड हैं उनसे हम बना रहे हैं, राइट, आयुर्वेद प्रिंसिपल्स के हिसाब से। यानी पूरी की पूरी रेसिपी हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में नहीं है उसकी, लेकिन इंग्रेडिएंट्स हैं जो भी हम उसमें डाल रहे हैं, जो रॉ मटेरियल जो भी फूड बनाने के लिए हम उसमें डाल रहे हैं वो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में है, वो है कैटेगरी बी। फिर है B1 में वो आयुर्वेद आहार हैं जो हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखे हैं उनसे अलग हैं, वो उनसे अलग तरीके से बन रहे हैं, वो हैं B1। और फिर है B2 में वो आयुर्वेद आहार हैं जो एक एडजुवेंट की तरह आप लेते हैं, वो जिनका कोई हेल्थ बेनिफिट है, ठीक है, जिनका कोई हेल्थ बेनिफिट है, जो भोजन की तरह नहीं खा रहे आप, लेकिन वो किसी डिजीज को ठीक करने के लिए खा रहे हो या उसको भोजन के साथ ले रहे हो। जैसे आपने अर्जुन
अर्जुन की छाल सुना होगा, अर्जुन की छाल कोलेस्ट्रॉल कम करती है, हार्ट के लिए अच्छी होती है। अब अर्जुन की छाल आप खा रहे हो, वो आयुर्वेदिक एक तरह से आप दवाई की तरह खा रहे हो उसे, कोई डिजीज या कोई डिसऑर्डर ठीक करने के लिए खा रहे हो, राइट। तो उसका एक हेल्थ बेनिफिट है, उसको आप भोजन की तरह, आहार फूड की तरह नहीं खा रहे, तो वो है कैटेगरी B2। तो इन्होंने 4 कैटेगरी बनाई, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, मैंने आपको बता दिया, लेकिन इन्होंने जो है ये कैटेगरी बनाई है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, उन्होंने नींव रखी अभी अभी मातृ वन। ये क्या है? ये बेसिकली ये है एक 750 एकड़ थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट, एक शहरी जंगल, एक शहरी वन 750 एकड़ में ये डेवलप किया जाएगा, मातृ वन। ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? इससे अरावली हिल्स की इकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी होगी और ग्रीन कवर भी बढ़ेगा, खास तौर पे एनसीआर रीजन में। तो मातृ वन गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है, वहां पे डेवलप किया जाएगा, सेक्टर 54 के पास। सेक्टर 54 के पास इसमें कई पेड़ लगाए जाएंगे। इसमें 5 गांव हैं, चक्करपुर, हैदरपुर, वजीराबाद, घाटा और नथुपुर, गुड़गांव में, गुरुग्राम में। तो वहां पे ये जंगल बनेगा, अर्बन फॉरेस्ट बनेगा, मातृ वन। और इसमें पेड़ वेड़ लगाए भी जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम जैसे चल रहा है, उसी के तहत ये बनाया जाएगा। तो इसमें एयर क्वालिटी भी अच्छी होगी और 5 साल के अंदर ये बन के कंप्लीट हो जाएगा, राइट, मातृ वन। तो इसमें कुछ खास पेड़ भी लगाए जाएंगे, जैसे गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे अमलतास के पेड़ लगाए जाएंगे, कुछ औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे, कुछ काबुली कीकड़ वगैरह के जो पेड़ हैं, बरगद, पीपल, अलग अलग तरह के। तो कौन कौन से पेड़ लगाए जाएंगे वो भी इन्होंने बताया है, मतलब कि हर पेड़ का एक अलग पर्पज़ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कई तरह की वाटिकाएं बनेंगी, जैसे बोधि वाटिका, पुष्प वाटिका, सुगंध वाटिका, औषधीय पौधे, मेडिसिनल प्लांट वाटिका, नक्षत्र वाटिका, राशि वाटिका, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, ये सब चीज़ें इसमें बनेंगी। और एक पेड़ माँ के नाम, ये कब स्टार्ट हुआ था? 5 जून को स्टार्ट हुआ था इसी साल 2025 में, और 30 सितंबर तक ये मिशन चला। 5 जून से 30 सितंबर। क्या टारगेट था इस बार हमारा? एक पेड़ माँ के नाम में हमारा टारगेट ये था, इसमें हमें 10 करोड़ पेड़ लगाने हैं, ये हमारा टारगेट था, एक पेड़ माँ के नाम। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इसरो के साथ मिलकर एक एनालॉग स्टेशन बनाया है जिसका नाम है होप? होप मतलब ह्यूमन आउटर प्लेनेट एक्सप्लोरेशन। तो ये क्या है? ये होप प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली क्या है ना, अंतरिक्ष में जिस तरह की जमीन होती है, क्या हम वो धरती पे क्रिएट कर सकते हैं? यस। तो वही है ये होप स्टेशन। तो ये होप स्टेशन को एक बेंगलोर की कंपनी है, स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसका नाम है प्रोटो प्लैनेट। तो आंसर है ऑप्शन ए। बेंगलोर की कंपनी प्रोटो प्लैनेट ने इसरो के साथ मिलके ये होप स्टेशन बनाया है। कहाँ पे? लद्दाख में, सोकार, TSO, सोकार। सोकार आपको याद होगा, एक रामसर साइट है, रामसर साइट है, सॉल्ट वाटर लेक है एक, ये नमकीन पानी का लेक है। कहाँ पे? लेह जिला, लेह डिस्ट्रिक्ट। ये भारत की 42nd रामसर साइट बनी थी, आई थिंक आज से 3 साल पहले। सोकार, सोकार। तो सोकार, यहाँ पे एक होप स्टेशन बनाया गया है, और इस होप स्टेशन में बिल्कुल वैसा ही जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन क्रिएट की गई हैं जैसी मून पे यानी चांद पे और मंगल ग्रह पे यानी मार्स पे होती हैं। जैसी मार्स, और तो हमारा जो आगे आने वाला मंगलयान 2 मिशन है, या जो चंद्रयान 5 मिशन है, चंद्रयान 5 मिशन को हम लुपेक्स भी बोलते हैं, लुपेक्स। ये जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिलके हम ये मिशन करेंगे, चंद्रयान 5। क्या दुनिया में और भी ऐसी जगह है जहाँ पे हमने ऐसा जियोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट करें जैसे अंतरिक्ष में होते हैं? जी हाँ, ऐसी जगहें हैं, 33 हैं, 33 एनालॉग स्टेशन है पूरी दुनिया में इस तरह के, जिनमें कुछ मैं अगर फेमस बताऊं तो BIOS 3 बायोस 3 रशिया में है। ऐसे ही हीरा, HERA, हीरा एनालॉग स्टेशन जो कि अमेरिका में है। ऐसे ही यूरोप में है SHEE, शी। ऐसे ही अमेरिका के ऊटा, अमेरिका में एक जगह है ऊटा, UTAH, ऊटा। तो वहाँ पे मार्स जैसी कंडीशन बनाई हुई है जिसको MDRS बोलते हैं। तो इस तरह के 33 एनालॉग स्टेशन पूरी दुनिया में हैं। अभी अभी भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जहाँ पे ड्रग्स के खिलाफ स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाएगा कि बच्चों को ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, जिससे बच्चे काफ़ी कम उम्र में ही जागरूक हो जाएं? तो ये राज्य है पंजाब। यहाँ पे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की बुक्स में ये पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे एक कैंपेन भी चल रहा है जिसका नाम है युद्ध
नशियां दे विरुद्ध, यानी वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, युद्ध नशियां दे विरुद्ध। और पंजाब में लगभग 6,000 से ज़्यादा टीचर्स, उनको ट्रेन किया जाएगा कि क्या पढ़ाना है। पंजाब के सभी स्कूलों में, लगभग 3,658 स्कूलों में ये 27 वीक का प्रोग्राम होगा, जिसमें एंटी ड्रग करिकुलम स्पेशली एक बनाया गया है। और ये जो प्रोग्राम है ये किसने डेवलप करा है, ये जो एंटी ड्रग करिकुलम है किसने डेवलप किया है, तो ये एक अब्दुल लतीफ़ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब है, नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी की। अब्दुल लतीफ़ जमील पॉवर्टी एक्शन लेबोरेटरी, तो इसने डेवलप किया है ये पूरा का पूरा करिकुलम बच्चों के लिए। 27 वीक्स का ये करिकुलम है और टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। एक और चीज़ आपको बता दूं पंजाब के बारे में, यहाँ पे पंजाब में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट जीवन ज्योत, जीवन ज्योत वर्जन 2, यानी दूसरी बार ये प्रोग्राम चल रहा है। ये कैसा प्रोग्राम है, इसमें बच्चों के जो अधिकार हैं, राइट, उनकी रक्षा की जाएगी। बच्चों को जो बच्चे बैगिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, उस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा, बच्चों के लिए शेल्टर हाउसेस बनेंगे, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर, इमोशनल सपोर्ट उनको दिया जाएगा। तो बच्चों के जो राइट्स हैं, बच्चों का जो वेलफेयर है, उसके लिए है ये प्रोजेक्ट जिसका नाम है जीवन ज्योत। ये पहली बार 2024 में स्टार्ट किया गया था, तो अब ये 2025 में दूसरी बार स्टार्ट किया गया है, दूसरी बार स्टार्ट किया गया है। इनमें से कौन सा राज्य है जो पूरे इंडिया का पहला राज्य है, पहला स्टेट है जिसने सेबेटिकल, फॉर्मल सेबेटिकल लीव स्कीम स्टार्ट करी है? ये क्या है योजना, तो ये सिक्किम ने स्टार्ट की है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। तो ये योजना है क्या, बेसिकली इसमें ये है कि अगर आप मान लो सिक्किम में सरकारी कर्मचारी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आप एक छुट्टी ले सकते हो, राइट। आप 1 साल से लेके, और यानी 365 दिनों से लेके, और आप 1080 डेज, यानी लगभग 3 साल आप छुट्टी ले सकते हो। 1 साल से लेके 3 साल तक, मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 1080 डेज। और इस दौरान आपको जो बेसिक पे है उसका 50% मिलता रहेगा। इन छुट्टियों का इस्तेमाल आप अपने आप को निखारने में करिए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, आप कुछ और सोचिए, राइट। तो ये है ये योजना, और बाद में फिर आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप छुट्टी लेंगे तो आपकी सीनियरिटी भी प्रिजर्व रहेगी। जिस पोस्ट पे आप छुट्टी ले रहे हैं तो वो आपकी सीनियरिटी भी प्रिजर्व रहेगी, आपको बिल्कुल दोबारा से स्टार्ट नहीं करना होगा। तो ये छुट्टी आपको दी जाएगी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सिक्किम में एक गांव है जिसका नाम है याकटेन, YAKTEN, याकटेन। ये गांव सिक्किम के पैकयोंग डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये गांव इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बना है। इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज। डिजिटल नोमैड वो पर्सन होता है जो रिमोटली वर्क करता है, जो ट्रैवल करता है और इंटरनेट की मदद से कहीं से भी अपना काम कर सकता है। तो यहाँ पे आप सिक्किम के इस गांव में जाएंगे याकटेन में, तो आप वहाँ से अपना लैपटॉप ले जाइए और वहीं से काम करिए। आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा वहाँ पे, फ्रेश एयर वगैरह मिलेगी, और वहीं से आप अपना काम कर पाएंगे। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, इन्होंने अनाउंस करा है कि 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 में होंगे। आपको ये बताना है ये कहाँ पे होंगे। तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 में ये 8वीं बार होंगे, और ये माल्टा में होंगे। माल्टा एक कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी के पास एक आइलैंड कंट्री है। ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर ही है, ये मतलब इटली के पास है ये कंट्री माल्टा, और यहाँ पे ये गेम्स होंगे। कॉमनवेल्थ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस बार कुछ नए गेम्स भी ऐड करे इन्होंने, जैसे वाटर पोलो, सेलिंग वगैरह इस बार इन्होंने ऐड करा है। इनफैक्ट कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2008 में पुणे में हुए थे इंडिया में, तो इंडिया भी इनको होस्ट कर चुका है। और कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन। इंडिया का पहला देसी, पूरी तरह से इंडिजिनसली बिल्ट 1 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये कांडला पोर्ट पे किया गया है। कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं। तो ये इंडिया का पहला पोर्ट है जहाँ पे एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा है। ये पहला इंडियन पोर्ट है जहाँ पे एक इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया, राइट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है ये कांडला पोर्ट, गुजरात में। और ये प्लांट किसने लगाया है?
ये प्लांट लार्सन टूब्रो जो कंपनी है उनकी मदद से लगाया गया, उनकी मदद से लगाया गया है। ये जो प्लांट लगा है 140 मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे हर साल प्रोड्यूस हो सकती है। इसकी कैपेसिटी है 1 मेगावाट और 140 मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे इससे जनरेट हो सकती है। भारत सरकार ने एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी चलाया हुआ है जो स्टार्ट हुआ था जनवरी 2023 में। और कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट ये है 2030 तक 2030 तक इंडिया हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन 5 MMT यानी 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप करने के योग्य हो जाना चाहिए। एक छोटी सी चीज यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, गुजरात जो है वो पूरे इंडिया का पहला स्टेट है जिसने क्रूज भारत मिशन को अपनाया है। क्रूज भारत मिशन स्टार्ट करा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। तो क्रूज भारत मिशन में हमें क्या करना है? क्रूज भारत मिशन में हमें जो क्रूज का हमारा जो ट्रैफिक है उसको बढ़ाना है। ये स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2024 और ये चलेगा 31 मार्च 2029 यानी लगभग 5 साल तक ही चलेगा। तो हमें इसमें जो क्रूज पैसेंजर्स हैं उनको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है हमें? तो बेसिकली क्रूज भारत मिशन ये कहता है कि हमें जो हमारा क्रूज जो पैसेंजर्स हैं, राइट, वो 5 मिलियन करने हैं। 5 मिलियन 2047 तक। अभी 5 लाख भी नहीं है, एग्जैक्ट नंबर था 2024 में 4.6 लाख। तो 50 लाख यानी 5 मिलियन करने हैं 2047 तक। और हमें मतलब इमीडिएट टारगेट क्या है? मतलब जब तक ये मिशन चलेगा 2029 तक चलेगा, तब तक इनकी संख्या करनी है 1 मिलियन यानी 10 लाख। 4.6 लाख से 2029 तक 1 मिलियन करनी है और 2047 तक 5 मिलियन करनी है। तो ये हमारा टारगेट है क्रूज भारत मिशन का। इनमें से कौन सा राज्य है जो पहला है जिसने एक फेसलेस एडजुडिकेशन सिस्टम स्टार्ट करा है अंडर द जीएसटी रजीम? फेसलेस एडजुडिकेशन सिस्टम, इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली जो जीएसटी डिपार्टमेंट है हमारा, इट वर्क्स अंडर द CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसको बोलते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट। तो इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो केरला ने स्टार्ट किया है ये फेसलेस एडजुडिकेशन सिस्टम, 1 अगस्त से स्टार्ट किया है। इसमें यह होगा कि जो भी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी और जो टैक्स पेयर होगा वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से। जो भी टैक्सेशन के प्रोसीजर हैं, टैक्सेशन रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर हैं, दे विल बी कैरिड आउट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इससे करप्शन कम होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। अभी के लिए केरला में ये 2 जिलों में स्टार्ट किया गया है। एक है पथानमथिट्टा जिला जहाँ पे सबरीमाला पिलग्रिमेज होता है, और दूसरा है इद्दुकी। यानी एक फेयर, फैक्ट बेस्ड और अनबायस्ड टैक्सेशन केरला में देखने को मिलेगा फेसलेस एडजुडिकेशन सिस्टम से। विजय शर्मा का निधन हो गया। ये कौन सा एग्रीमेंट है? इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट जो इंडिया ने साइन किया था, उसके इंडिया की तरफ से की आर्किटेक्ट थे। मतलब इनका बहुत बड़ा रोल था कि इंडिया इस एग्रीमेंट का पार्ट बना। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जापान के क्योटो शहर में साइन हुआ था 1997। ये हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे 1995 से 2001 तक। इनका बहुत बड़ा हाथ था इसको साइन करने में। इनफैक्ट 2002 में COP8 इंडिया में हुआ था, तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था, राइट। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अडॉप्ट किया गया था और 2005 में लागू हो गया था। इसका पर्पस क्या था कि पूरे जिसने भी मतलब क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करेगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करेगा। इंडियन आर्मी, उन्होंने कौन से भारत के आईआईटी के साथ मिलकर अग्नि शोध एक कैंपस बनाया है? अग्नि शोध, ये उनका रिसर्च सेल होगा। तो इंडियन आर्मी का रिसर्च यहाँ पे हुआ करेगा अग्नि शोध में। तो अग्नि शोध इन्होंने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर सेटअप किया है, अग्नि शोध। तो यहाँ पे क्या क्या काम होगा? यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब मेनली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम इंडियन आर्मी में कैसे करें, उस सब पे यहाँ पे बात होगी। और आईआईटी मद्रास का एक कैंपस भी है जिसको बोलते हैं डिस्कवरी कैंपस, जो इनोवेशन के लिए जाना जाता है। और आईआईटी मद्रास इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है अकॉर्डिंग टू द NIRF रैंकिंग्स।
नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बैंगलोर वो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में 26 पोजीशन पे है। इसको रिलीज करा है काउंटर पॉइंट रिसर्च नाम की कंपनी ने इस इंडेक्स को। तो दुनिया में नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कौन सा है? वर्ल्ड्स लीडिंग एआई सिटी है सिंगापुर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगापुर नंबर 1 था, सियोल नंबर 2, बीजिंग नंबर 3, दुबई नंबर 4, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में नंबर 5 और बेंगलोर जो था वो 26 पोजीशन पे था। काउंटर पॉइंट रिसर्च एक कंपनी है जिसके बहुत सारे ऑफिसेज हैं ग्लोबली, और इसके कोरिया में ऑफिस हैं, इंडिया, यूके, हर जगह पे इनके ऑफिस हैं। तो इनका जो इंडेक्स आया है एआई सिटी इंडेक्स, उसमें सिंगापुर ने नंबर 1 स्पॉट लिया है और साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल वो दूसरे नंबर पे रही। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो वो एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसका नाम है ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगी। तो ये सैटेलाइट कौन सी कंपनी ने बनाई है? ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसको डेवलप किया है एएसटी स्पेस मोबाइल नाम की कंपनी ने। तो आंसर है ऑप्शन सी, एएसटी स्पेस मोबाइल। ये एक यूएस की कंपनी है एएसटी स्पेस मोबाइल, और ये 3-4 महीने में लॉन्च हो जाएगी ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसके लिए कौन सा रॉकेट यूज होगा? LVM-3 जो कि इसरो का सबसे हैवी रॉकेट है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3, जिसको पहले GSLV MK3 भी बोलते थे। इसरो का सबसे हैवी रॉकेट है। तो ये एक एडवांस्ड अमेरिकन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका वेट है 6000 किलोग्राम। 6000 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। 7600 से भी ज़्यादा चिल्ड्रन उनको रेस्क्यू किया गया और उनको उनके माँ बाप से मिलवा दिया गया। ये ऑपरेशन जो चलाया था तेलंगाना पुलिस ने चलाया था 1 से 31 जुलाई तक। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा ऑलमोस्ट हर साल चलाया जाता है, जिसमें वो बच्चे जो माँ बाप से बिछुड़ गए हैं या जो एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में काम कर रहे हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है और हो सके तो उनके माँ बाप से भी मिलवाया जाता है। इसका नाम था ऑपरेशन मुस्कान और ये 11वीं बार चलाया गया था, ऑपरेशन मुस्कान। तो तेलंगाना की पुलिस के द्वारा ये चलाया गया था। तेलंगाना में अभी अभी बोनालू फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया था। बोनालू फेस्टिवल काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है तेलंगाना में, बोनालू। अभी अभी TN राइजिंग ये एक रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव था। इसका नाम था TN राइजिंग। ये तमिलनाडु में हुआ था। एक्चुअली क्या होता है ना, भारत में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स, वो अपने अलग अलग वो करवाते हैं, सबमिट करवाते हैं। जैसे मोमेंटम झारखंड है, झारखंड में होता है, तो अलग अलग नाम होते हैं। तो तमिलनाडु में जो होता है इसका नाम है TN राइजिंग और ये हुआ था थुत्तुकुडी में। थुत्तुकुडी को टूटीकोरिन भी बोलते थे, जहाँ पे पोर्ट भी है टूटीकोरिन मेजर पोर्ट। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने कमिटमेंट्स दिए हैं कि वो अपने प्लांट लगाएंगे तमिलनाडु में। तो काफ़ी सारे कमिटमेंट इनको मिले हैं। अब वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने कमिटमेंट दिए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन 1-2 प्लांट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा है कि तमिलनाडु में एक स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, यहीं पे थुत्तुकुडी में 250 एकड़ जमीन पे स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क। फिर वियतनाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है विनफास्ट अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगा रही है तमिलनाडु में, यहीं पर यानी थुत्तुकुडी में। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये एक किताब है जिसको एक इंडियन ने लिखा है और बुकर प्राइज के लिए लॉन्ग लिस्ट हुई है। पहले लॉन्ग लिस्ट होती है, फिर शॉर्ट लिस्ट होती है। लॉन्ग लिस्ट मतलब काफ़ी सारी बुक्स हैं, उनको लॉन्ग लिस्ट किया जाता है, फिर उनमें से जो फाइनल होती हैं कुछ बुक्स, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और फिर उसमें से एक किताब को मिलता है बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज ये वाली किताब लॉन्ग लिस्ट में आ गई है। इसको लिखा है किरण देसाई ने। तो आंसर है किरण देसाई। और किरण देसाई वैसे टेक्निकली इंडियन नहीं है, लेकिन इंडियन ओरिजिन की ऑथर हैं। इनफैक्ट इनको पहले भी बुकर मिल चुका है, 2006 में इन्हें बुकर प्राइज मिला था अपनी किताब के लिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और इस बार अगर आप देखें तो जो लॉन्ग लिस्ट है उसमें एक ही इंडियन ऑथर है, किरण देसाई। इनकी किताब का नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। बुकर प्राइज आप जानते हैं ब्रिटेन के द्वारा बुकर प्राइज दिया जाता है और जो विनिंग ऑथर है उसे 50,000 पाउंड मिलते हैं। 50,000 पाउंड का अवार्ड मिलता है। बुक इंग्लिश में होनी चाहिए, राइट।
ये कंडीशन होती है। और बुकर प्राइज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो दिया जाता है, बुकर प्राइज, राइट। इसको पहले मैन बुकर प्राइज भी बोलते थे क्योंकि मैन फाउंडेशन इसकी स्पॉन्सर थी। अब इसे नॉर्मल बुकर प्राइज हम बोलते हैं। इनमें से कौन से कंट्री का एक वोल्केनो है जिसका नाम है क्रैशिनेनिकोव? ये इरप्ट हुआ है 600 साल में पहली बार, और क्योंकि 600 साल में पहली बार इरप्ट हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, ये रशिया में है, तो आंसर है रशिया, ऑप्शन डी। ये वोल्केनो है कहाँ पे? रशिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे कामचाटका पेनिनसुला है, कामचाटका पेनिनसुला, तो वहां पे ये वोल्केनो है और 600 साल में पहली बार ये इरप्ट हुआ है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स आया है अभी अभी, किसने दिया है ये इंडेक्स? ये इंडेक्स ये बताता है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में फ्रंट रनर हैं। और ये फ्रंट रनर किस बेस पे हैं? इनका एक स्कोर है जिसको बोलते हैं इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स स्कोर, IEMI स्कोर। तो इस इंडेक्स को डेवलप करा है नीति आयोग ने, तो आंसर है ऑप्शन ए। मैं आपको दिखा देता हूं, तो आप यहां पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, दिल्ली का स्कोर सबसे ज्यादा है 77। अगर आप फ्रंट रनर हैं तो आपका स्कोर 65 से 99 होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 50 से 64 के बीच में है तो परफॉर्मर, और अगर आपका स्कोर 0 से 49 के बीच में है तो आप एस्पिरेंट हैं। और सिर्फ 3 ही इंडिया में स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं जो फ्रंट रनर है, दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। तो महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, 68 स्कोर है। स्टेट्स में नंबर 1 महाराष्ट्र है, ओवरऑल नंबर 1 दिल्ली है, और चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे है, चंडीगढ़ का स्कोर है 65। तो इसको बोलते हैं इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। इसमें 100 में से स्कोर दिया जाता है, और जो स्कोर होता है वो 16 इंडिकेटर्स पर बेस्ड होता है। 3 थीम्स होते हैं। 3 थीम्स कौन से हैं? ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस और ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस। और टोटल 16 इंडिकेटर इसमें होते हैं। उसके बाद अगर अलग अलग देखें आप, जो मैंने 3 आपको थीम बताए, तो ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन में नंबर 1 चंडीगढ़ चल रहा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 चल रहा है हरियाणा, और ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन में नंबर 1 चल रहा है दिल्ली, और ओवरऑल नंबर 1 है दिल्ली। ओवरऑल जो नंबर 1 है वो है दिल्ली। और ईवी स्टार्टअप्स के मामले में कुछ राज्य अच्छा कर रहे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली अच्छा कर रहे हैं, इवन तेलंगाना, इन सबका स्कोर है 100 आउट ऑफ 100। ईवी स्टार्टअप्स के मामले में तो ये अचीवर है, इनका स्कोर परफेक्ट 100 है, परफेक्ट 100 है। इनमें से कौन सी कंपनी है जो अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन लॉन्च कर रही है जिसका नाम है लीप 1? ये यूज करेगी स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट, और ये मिशन 2025 के 3rd क्वार्टर में होगा। तो लीप 1 मिशन है किसका? ध्रुवा स्पेस, ध्रुवा स्पेस। और ध्रुवा स्पेस क्या है? तो ध्रुवा स्पेस एक हैदराबाद की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। इनफैक्ट इस मिशन में ये जो लीप 1 है, इसमें 2 ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां हैं, वो भी अपने पेलोड डालेंगी। तो एक है नेक्सस 01 और एक है OTR-2, OTR-2। तो और सैटेलाइट के साथ और भी सैटेलाइट रखी जाएंगी रॉकेट में, उस जगह को हम सैटेलाइट बस बोलते हैं। तो सैटेलाइट बस का नाम होगा P30, P30, राइट। ये जो नेक्सस 01 है इसको डेवलप करा है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी अकुला, AKULA, अकुला टेक ने। और दूसरा है OTR-2, OTR-2 को डेवलप करा है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एस्पर ने, ESPER, एस्पर, एस्पर। और मिशन का नाम है लीप 1, लीप 1। अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट दी है नीति आयोग ने। इसके हिसाब से भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल है वो बढ़ी है। 2016 में सिर्फ 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकी थी इंडिया में। 2024 में ये संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 50,000 से बढ़ के ये हो गई 2.08 मिलियन, यानी 20,08,000, 2.08 मिलियन, राइट। और इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया का टारगेट ये है कि 2030 तक भारत में हम ऐसी वो क्रिएट करें इकोसिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल का कि 30% शेयर हो जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल का, यानी जितनी भी गाड़ियां इंडिया में हों उनमें 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। ये हमारा टारगेट है 30/30, यानी 30% शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय 2030। और अब आप कुछ यहाँ पे वो देख सकते हैं, ग्राफ देखिए। ये जो पहला ग्राफ है ये ईवी पेनिट्रेशन की बात कर रहा है। तो पूरे दुनिया में जो ईवी पेनिट्रेशन है वो है 16.48%, 2024 का फिगर है ये। इंडिया में सिर्फ 7.66% है, तो इस मामले में हम काफ़ी पीछे हैं। फिर ईवी सेल्स और ईवी स्टॉक की बात करते हैं, यानी कितनी ईवी उनके पास स्टॉक है और कितनी बिकी।
तो पहले हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक जो है वो हमारा ऑरेंज कलर में है, राइट। तो ग्लोबल ईवी स्टॉक कितना है, वो है 61,210। 61,210 ये क्या है, ये है ग्लोबल ईवी स्टॉक। और इंडिया के पास जो ईवी स्टॉक है वो कितना है, वो है 5,456। 5,456। फिर अब एक्चुअल सेल देख लेते हैं। तो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल ईवी सेल है वो है 18,786। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको इन थाउजेंड बता रहा हूँ, यानी कि ये जो मैं 61,210 बता रहा हूँ इसके आगे 3 जीरो और लग जाएंगी, ठीक है। और इंडिया में जो स्टॉक है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये 5456 का मतलब क्या है, इसका मतलब 54,56,56 इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां हैं। उनमें से बिकी कितनी, इतना स्टॉक है, उनमें से एक्चुअल में बिकी जो मैंने बताया 20,08,000। 20,08,000। और पूरी दुनिया में कितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकी, पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकी वो थी 1,87,86,000। 1,87,86,000। और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल है कितनी, 6,12,10,000। समझ में आया आपको इस ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करना है। और ये जो भी डेटा है इंडिया का, ये वाहन पोर्टल से आप ले सकते हो। सरकार का एक पोर्टल है वाहन, वहां पे आपको सारा डेटा मिल जाता है, कितनी किस तरह की व्हीकल बिकी, किस कंपनी की बिकी, वो सारा डेटा आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर फोर व्हीलर की सेल देखें तो उस मामले में पूरी दुनिया में और इंडिया में देखते हैं। पहले पूरी दुनिया की देखते हैं। पूरी दुनिया में जो फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकी वो थी 1,10,00,000। और इंडिया में कितनी बिकी, और इंडिया में कितनी बिकी, 1,58,000। 1,58,000। उसके बाद ई बसेस की बात करते हैं। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक बस कितनी बिकी 2024 में, 70,000। और इंडिया में कितनी बिकी, 3,740। तो ईवी पेनिट्रेशन रेट देखते हैं। ईवी पेनिट्रेशन रेट इंडिया का ऑरेंज कलर में है, फोर व्हीलर के लिए सिर्फ 2% है। पूरी दुनिया की अगर बात करें, दुनिया का नहीं है, यहाँ पे चाइना और यूरोप से कंपेयर किया हुआ है। यूरोप में 21% है, यूएसए में 10%, चाइना में 38%, इंडिया में सिर्फ 2% है। ई बसेस के मामले में चाइना में 50% है, इंडिया में 7% है ईवी पेनिट्रेशन। ई ट्रक्स की बात करें तो चाइना में 3%, इंडिया में 0.07%। थ्री व्हीलर के मामले में लेकिन इंडिया चाइना से आगे है। चाइना में जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है उनका पेनिट्रेशन 8% है, इंडिया में 16% है। और टू व्हीलर में 35% चाइना में और इंडिया में 5%। तो इस रिपोर्ट में मतलब कुछ आइडियाज भी बताया इन्होंने कि भाई हम इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह को हम कैसे और उसका प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। तो सब्सिडीज़ की बात की गई है इसमें। फिर उसमें एक बात ये की गई है कि हम सिटी बाय सिटी हम प्रोग्राम चलाएं। पहले हम 5 सिटीज़ को सपोर्ट करें ओवर 5 ईयर्स, फिर हम 20 सिटीज़ को सपोर्ट करें, फिर 100 सिटीज़ में प्रोग्राम चलाएं, राइट। फाइनेंसिंग अच्छे से होनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की। फिर अकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में पार्टनरशिप्स करवाएं। भारत में 20 हाई डेंसिटी कॉरिडोर होने चाहिए ई बसेस और ई ट्रक्स के लिए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सब जो हर बार चीज़ें हैं, तो वो सब बात इसमें की गई है। अभी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 हुई, इसमें पाकिस्तान को हराया गया। ये मैच एडबेस्टन बर्मिंघम में हुआ था। किसने हराया, तो ये कंपटीशन जो इस बार जीता है वो साउथ अफ्रीका ने जीता। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में। ये चैंपियनशिप कैसी होती है, इसमें बेसिकली जो खिलाड़ी रिटायर हो गए हैं तो वो खेलते हैं इसमें, जो रिटायर या एक्टिव उसमें नहीं है वो खेलते हैं। और इंडिया ने फॉरफिट कर दिया था, तो पाकिस्तान फाइनल में चला गया था और साउथ अफ्रीका ने उसको हराया। AB डिविलियर ने 47 बॉल्स में सेंचुरी बनाई और पाकिस्तान मैच हार गया। तो ये था वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। ये एक प्रीमियम इंटरनेशनल क्रिकेट लीग है रिटायर्ड या नॉन कॉन्ट्रैक्टेड इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए, जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला उनके स्पोर्ट्स बॉडी, क्रिकेट बॉडी के द्वारा। 6 टीमें खेली थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। तो इसमें कुछ अवार्ड भी दिए गए टूर्नामेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे AB डिविलियर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच भी AB डिविलियर, प्लेयर ऑफ द मैच AB डिविलियर, गेम चेंजर ऑफ द मैच भी AB डिविलियर और मास्टर ब्लास्टर ऑफ द मैच वो भी AB डिविलियर। तो सारे अवार्ड AB डिविलियर को मिले। गवर्नमेंट ऑफ गोवा, इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी गोवा में हर घर को। इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा है, गोवा सरकार ने स्टार्ट करा, इसका नाम है हर घर फाइबर। हर घर फाइबर। तो गोवा में एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं गोवा
ब्रॉडबैंड नेटवर्क यानी GBBN। गोवा का जो डिपार्टमेंट ऑफ IT है वो इसे चलाता है। इसमें गोवा के हमें 12 तालुक, 189 विलेज पंचायत, 225 ऑफिस बिल्डिंग, 1200 गवर्नमेंट ऑफिस, सबको हमें कनेक्टिविटी देनी है। तो उसी के तहत ये चलाया जाएगा हर घर फाइबर। भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है एक्सटेलीफाई। इसने एक सॉवरन टेलीकॉम ग्रेड क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, जिससे इंडियन कंपनीज उनकी क्लाउड एक्सपेंडिचर कम हो जाए। क्योंकि अभी ज़्यादातर इंडियन कंपनी AWS यानी अमेजॉन क्लाउड सर्विसेज यूज़ करती हैं या ये सब यूज़ करती हैं, तो हम भारतीय एयरटेल भी उनको एक ऑप्शन देगी। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एयरटेल क्लाउड। और ये काफ़ी सस्ता होगा कंपेयर टू जो क्लाउड सर्विसेज हमें ग्लोबल कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं उसके मुकाबले। इनमें से अभी अभी पहला इंडियन पोर्ट कौन सा बना जिसने ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करके दिखाया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन है वो एक्सेड कर गया 1 मेगावाट, 1 मेगावाट से भी ज़्यादा। ये है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, जिसको टूटिकोरिन पोर्ट भी बोलते हैं। ये एक मेजर पोर्ट है। तो ये अनाउंसमेंट करी अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने, तो ये ध्यान रखिए। इससे पहले मैंने आपको एक पोर्ट बताया था, दीनदयाल पोर्ट यानी कांडला पोर्ट। वो क्या बताया था मैंने आपको? वो मैंने ये बताया था कि भारत का पहला, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, भारत का पहला इंडिजिनसली बिल्ट देसी 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसने लगाया? अगर आपसे पूछें कि भारत का पहला 1 मेगावाट से भी ज्यादा कैपेसिटी का ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट जो कि पूरी तरह से इंडिजिनसली बिल्ट है वो किसने लगाया, तो आंसर होगा कांडला पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट। लेकिन अगर आपसे पूछें कि भारत में पहला पोर्ट कौन सा है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करके दिखाया और जिसकी रूफटॉप सोलर कैपेसिटी 1 मेगावाट से ज्यादा हो गई है, तो आंसर हो जाएगा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो कि एक मेजर पोर्ट है। परीक्षा पे चर्चा, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला फॉर मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। ये परीक्षा पे चर्चा कौन करवाता है? ये किसका इनिशिएटिव है परीक्षा पे चर्चा? यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी बच्चों का स्ट्रेस कम करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है परीक्षा पे चर्चा। और परीक्षा पे चर्चा पे कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? तो अभी 8वीं बार चल रहा है परीक्षा पे चर्चा, 8th टाइम चल रहा है। तो टोटल 3.53 करोड़, 3 करोड़ 53 लाख, 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं परीक्षा पे चर्चा के लिए इन दी 8th एडिशन ऑफ द प्रोग्राम। 8वीं बार ये प्रोग्राम चल रहा है। 2018 में लॉन्च हुआ था ये, और ये अगर आपको भी पार्ट लेना है परीक्षा पे चर्चा में, आप चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी आपसे बात करें, तो MyGov प्लेटफॉर्म पे होस्ट होता है ये। सरकार ने जो MyGov प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, MyGov प्लेटफॉर्म 26 जुलाई 2014 को लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप पहली बार हुआ, ये किसने जीता? ये रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था, तो ये जीता मैग्नस कार्लसन ने, और ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड नंबर 1 रैंक्ड चेस प्लेयर हैं इस समय पूरी दुनिया के, और वर्ल्ड चेस चैंपियन है भारत के डी गुकेश, लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है मैग्नस कार्लसन। शिबू सोरेन, जिन्हें प्यार से दिशोम गुरु बोलते थे, इनकी डेथ हो गई। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे। इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और अभी इनके बेटे हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो काफी बड़ा योगदान है इनका। इनका जन्म हुआ था, इनके गांव का नाम था नेमरा, NEMRA, नेमरा। ये आज की तारीख में झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और झारखंड राज्य बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने ये पार्टी बनाई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में। उसका पर्पज ये था कि झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिले। ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, हालांकि इन्होंने कभी भी अपने 5 साल पूरे नहीं करे, राइट। तो ये लोकसभा से भी चुनाव लड़ा इन्होंने, दुमका से चुनाव लड़ते थे लोकसभा में। ये केंद्र सरकार में कोयला मंत्री भी थे, और लोकसभा में 8 बार ये चुनाव जीते, बहुत बड़ी बात है। 40 साल का कैरियर था लगभग इनका। राज्यसभा में भी ये 2 बार गए, और इन्होंने जो लेफ्टिस्ट लीडर थे AK रॉय और कुर्मी महातो लीडर विनोद बिहारी महातो, जो कुर्मी महातो लीडर थे, उनके साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी इन्होंने बनाई थी। फिर झारखंड बना था राज्य सन 2000 में, बिहार से अलग होके एक अलग राज्य बना था। ये सब चीजें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली ने कौन से इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिवियरिटी इंडेक्स बनाया है, जिससे हमें कंपैरिजन बनाए फ्लड्स का बिटवीन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो जहाँ पे फ्लड ज़्यादा हैं वो हमें पता चलेगा, और फिर हम उन पे हम डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट अपने ज़्यादा देंगे।
आईआईटी दिल्ली ने आईआईटी गांधीनगर के साथ मिलकर इस इंडेक्स को डेवलप करा है, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवरिटी इंडेक्स। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर इंडेक्स बना है। जैसे ये इंडेक्स इस चीज़ पे नज़र रखता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने दिनों तक फ्लड आए पूरे साल में, कितना एरिया उस डिस्ट्रिक्ट का फ्लडेड हुआ एक साल में, वहाँ पे बाढ़ आई, कितनी डेथ हुई, कितने लोग चोटिल हुए, इंजर हुए, और उस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है। तो ये इंडेक्स जो है पब्लिश किया जाएगा। तो इस इंडेक्स में टॉप किसने किया? पटना, बिहार की कैपिटल पटना, वो इसमें नंबर 1 थी ओवरऑल। और बाकी कुछ डेटा दिया इन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल कि फ्लडिंग इवेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुए एक साल में, तो तिरुवनंतपुरम में हुए, केरला में तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे 231 फ्लडिंग इवेंट्स हुए पूरे साल में सबसे ज़्यादा। लेकिन ओवरऑल इस इंडेक्स में पटना ने टॉप किया है। और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करता है आज की तारीख में, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो पैन 2 प्रोजेक्ट है वो किसको अवार्ड करा है, कौन सी कंपनी को अवार्ड किया है? तो पुराना जो पैन कार्ड था उस पर क्यूआर कोड नहीं होता था। नए वाले पैन कार्ड आपको मिलेगा, उसमें आपको क्यूआर कोड मिलेगा। ये प्रोजेक्ट मिला है LTI माइंडट्री को, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट करेगा। LTI माइंडट्री, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, तो पैन 2 प्रोजेक्ट आ गया। ये कंपनी मुंबई बेस्ड है LTI माइंडट्री, और 792.5 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट है जो इसे मिला है। तो पैन और जो टैन है उनके सारे इश्यूज ये हैंडल करेगी कंपनी, अलॉटमेंट, अपडेट, करेक्शन, आधार को पैन से जोड़ना वगैरह, पैन वैलिडेशन, सब कुछ ये हैंडल करेगी LTI माइंडट्री। और LTI माइंडट्री जो कंपनी है वो इस पूरे पैन 2 को डिज़ाइन करेगी, डेवलप करेगी, कमीशन करेगी, ऑपरेट करेगी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को मेंटेन करेगी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, PC, सबको। ये पैन 2 प्रोजेक्ट किसने अप्रूव किया था? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर 25 नवंबर 2024 को। पैन 2 प्रोजेक्ट में भी आपका वो नंबर तो सेम ही रहेगा, पैन नंबर 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। और अब इसमें QR कोड जो आया है ये मेन फीचर है इसका, राइट। और ऑब्वियसली सारी चीज़ें बेटर हैं, साइबर सिक्योरिटी बेटर है इसमें, इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से अपग्रेडेड है। और जो एग्जिस्टिंग पैन होल्डर है उनको कोई मैंडेटरी नहीं है कि उन्हें नए कार्ड के लिए अप्लाई करना है, लेकिन वो चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत में आयरन एनरिच्ड बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज लॉन्च होने वाले हैं, जिससे पोटैटो में हम कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं जो जनरली पोटैटोज में नहीं होते। तो इसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। अब आपको ये बताना है कि ये जो पोटैटो की किस्में हैं, वैरायटी हैं बायो फोर्टिफाइड, ये किस संगठन ने तैयार की हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार की हैं? ये है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पर है? पेरू, साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू में है। खास तौर पे आयरन ऐड किया गया है पोटैटो में इसमें, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है वो इससे कम होगा अगर आप ये आलू खाएंगे तो आंसर है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। बायो फोर्टिफाइड पोटैटो जो हैं इनमें आयरन कंटेंट बढ़ाया गया है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर अभी अपना साउथ एशिया रीजनल सेंटर भी सेटअप कर रहा है आगरा में। तो ये इनका एक क्षेत्रीय परिसर होगा, एक रीजनल सेंटर होगा साउथ एशिया में, आगरा में, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इंडिया में एक सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है जो कि शिमला में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके साथ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ने ये शेयर किया है जर्म प्लाज्म कि कैसे बायो फोर्टिफिकेशन किया जाएगा पोटैटोज में। आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर काम करता है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMFRI, जो कि कोची केरला में है। उनकी एनुअल रिपोर्ट आई है। इसके हिसाब से जो मैरीन फिश लैंडिंग्स हैं अलोंग द मेन लैंड ऑफ इंडिया वो थी 3.45 मिलियन टी, रिफ्लेक्टिंग अ 2% डिक्लाइन फ्रॉम 3.53 मिलियन टी इन 2023. Which of the following state has topped the landings at 7,54,000 टन? कहने का मतलब क्या है? मैरीन फिश लैंडिंग क्या होती हैं? समुद्र के तट से जो आप मछली पकड़ते हैं वो है मैरीन फिश लैंडिंग। तो मैरीन फिश लैंडिंग्स के मामले में नंबर 1 स्टेट था गुजरात, और वैसे भी गुजरात की कोस्ट लाइन भी सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में। तो पूरे इंडिया की जो मैरीन फिश लैंडिंग थी वो थी 3.45 मिलियन टन, और पूरे इंडिया में
सबसे ज़्यादा जो फिश पकड़ी गई वो गुजरात से पकड़ी गई, 7,54,000 टन। दूसरे नंबर पे था तमिलनाडु, 6,79,000 टन। और तीसरे नंबर पे था केरला, 6,10,000 टन। तो ये टॉप 3 थे पूरे इंडिया की अगर हम बात करें। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस उन्होंने 7 इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्नाइज करा है एज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एंटायर क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन। इनमें से कौन सा वो इंस्टीट्यूट नहीं है? तो आईआईटी जोधपुर उनमें से नहीं है। ये 7 इंस्टीट्यूट कौन से हैं जिन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईएसएम धनबाद, आईआईटी रुड़की, देन वी हैव आईएमएमटी भुवनेश्वर, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर, और फिर नॉन फेरस मटेरियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर इन हैदराबाद। ये हैं वो 7। इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन रिकॉग्नाइज किया गया। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है क्या? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन स्टार्ट हुआ था 2024-25 में और ये चलेगा 7 साल के लिए। तो ये 2030-31 तक चलेगा। और इसमें हमें जो क्रिटिकल मिनरल हैं उनको, उसमें इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, ये हमारा टारगेट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसे इंप्लीमेंट करेगी, लागू करेगी। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में हम कितने क्रिटिकल मिनरल टारगेट कर रहे हैं? 24 क्रिटिकल मिनरल्स टारगेट कर रहे हैं। इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ एक एमओयू साइन करा है? ये भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स लॉन्च करेंगे। तो गर्ल्स के लिए पहली फीफा टैलेंट अकेडमी, जहां पे यंग गर्ल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको फुटबॉल में ट्रेनिंग मिलेगी और इसको वो फिर आगे कैरियर बना सकती हैं बाय बिकमिंग अ फुटबॉल प्लेयर। तो आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स लॉन्च हुई है। कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये गर्ल्स के लिए इंडिया की पहली है और ओवरऑल फीफा की दूसरी है, तो फीफा की जो पहली टैलेंट अकेडमी लॉन्च हुई थी इंडिया में वो भुवनेश्वर में हुई थी 2022 में, लेकिन वो गर्ल्स के लिए नहीं थी। ये वाली जो है ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है ना? ये वाली एकेडमी, इसमें गर्ल्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन्होंने पार्टनरशिप करी है जीएफटीएन के साथ, यानी ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क, और इन्होंने अनाउंस करा है ऑफिशियल लॉन्च ऑफ इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हब। तो ओडिशा में ये जो हब बन रही है IGFTCH ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हब, ये कौन से सिटी में सेटअप की जा रही है? ये भुवनेश्वर जो कैपिटल है वहाँ पे सेटअप की जा रही है, वहाँ पे सेटअप की जा रही है। इन्होंने GFTN जो कि सिंगापुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और सिंगापुर के ही नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, उनके साथ पार्टनरशिप करी है। ये एक तरह का फिन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी सेंटर होगा और यहाँ पे 7,000 ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी फिनटेक सेक्टर में। फिनटेक सेक्टर में भारत का जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वहाँ पे एक टैक्सी सर्विस स्टार्ट की जा रही है। इसका ब्रांड नेम क्या होगा? इसमें 300 करोड़ रुपए का ऑथोराइज कैपिटल होगा, यानी ओला, उबर, रैपिडो, इन सबको ये कंपटीशन देगा। तो इंडिया का कोऑपरेटिव सेक्टर जो चैलेंज कर रहा है इनकी मोनोपोली, ओला, उबर वगैरह ये जो हैं इनकी, तो इसका नाम रखा गया है भारत कैब। तो आंसर है भारत। ये मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, बेसिकली 8 हमारे भारत के बड़े बड़े कोऑपरेटिव हैं जैसे एनसीडीसी, इफ्को, अमूल वगैरह, इन सब ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। इसका नाम रखा है मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड और इसको भारत कैब के नाम से पॉपुलर बनाया जाएगा। तो इसमें मेन जो 8 बड़े कोऑपरेटिव हैं उनका ये कंसोर्टियम है, ठीक है? तो इसमें कोई गवर्नमेंट का स्टेक नहीं होगा, जो भी कोऑपरेटिव्स हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इनको टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करेगा IIM बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। और ये जो भी मैंने संगठन आपको बताए हैं 8 बड़े कोऑपरेटिव, ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अधीन काम करते हैं ज़्यादातर, जैसे NCDC या जो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इस तरह के जो संगठन हैं ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अधीन काम करते हैं। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक नया आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट करा है? अमादेर पारा अमादेर समाधान, आवर नेबरहुड आवर सोल्यूशन, जिससे जो लोकल सिविक इश्यूज हैं जैसे रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रीट लाइटिंग, सैनिटेशन, उन पे फोकस किया जा सके। तो ये इनिशिएटिव अभी अभी स्टार्ट किया गया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें 8,000 करोड़ रुपीज़ का खर्चा होगा, 8,000 करोड़ का इसमें खर्चा होगा और इसमें अगले 60 दिन में बंगाल में अलग अलग जगह पे 27,000 कैंप्स लगेंगे और इसमें बेसिकली 80,000 पोलिंग बूथ
कवर किए जाएंगे, 80,000 पोलिंग बूथ, और हर बूथ को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो टोटल 80,000 पोलिंग बूथ, हर बूथ को 10 लाख, तो टोटल अमाउंट हो गया 8,000 करोड़। तो इसमें जो रेजिडेंट हैं उनकी जो भी वोटर आईडी के अनुसार जो भी उनका पोलिंग बूथ है वो वहाँ पे जा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम जनता को बता सकते हैं और सरकार उनको सॉल्व करेगी। इनमें से कौन सी कंपनी ने एमओयू साइन करा है ट्यूटर हाइपरलूप के साथ? ट्यूटर हाइपरलूप एक कंपनी है जो आईआईटी मद्रास से निकली और ये भारत का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसको को डेवलप करेंगे। ये कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है, सरकारी कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट ये मूव करते हैं, इवन एक बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड होती है हाइपरलूप की। तो ट्यूटर हाइपरलूप और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये को डेवलप करेंगे भारत का पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अभी अभी किताब लिखी गई है द कॉन्शियस नेटवर्क, अ क्रॉनिकल ऑफ रेजिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप। ये किसने लिखी है? ये इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके ऊपर ये किताब है। इसको लिखा है सुगत श्रीनिवास राजू ने, सुगत श्रीनिवास राजू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उनकी जो रिपोर्ट आई है, तो आपको ये बताना है कि उसमें पॉलिसी रेपो रेट को कितना रखा गया है। जो लेटेस्ट अगस्त में आई है तो 5.5, कोई चेंज नहीं है, रेपो रेट को सेम रखा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 सरकार की तरफ से, 3 आरबीआई की तरफ से, और मॉनेटरी पॉलिसी को जो कमेटी होती है उसको चेयर करते हैं आरबीआई के गवर्नर जो हैं इस समय संजय मल्होत्रा। तो जो मेन रेट्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.25%, जिसपे बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखवा सकते हैं ओवरनाइट बेसिस पे, 5.25%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसमें बैंक इमरजेंसी लोन लेते हैं ओवरनाइट बेसिस पे आरबीआई से, 5.75%। बैंक रेट 5.75% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। इसके अलावा कैश रिजर्व रेशियो 4% और एसएलआर 18%। कैश रिजर्व रेशियो को वैसे अभी कम किया जाएगा, तो इसको 3% किया जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे किया जाएगा, एकदम से नहीं, राइट। तो सीआरआर जो है वो 3% उसको किया जाएगा। और आरबीआई का जो अभी पॉलिसी स्टैंस है वो क्या है? आरबीआई का जो पॉलिसी स्टैंस है वो है न्यूट्रल, वो है न्यूट्रल। यानी आरबीआई का कोई फोकस एरिया नहीं है कि उन्हें ग्रोथ पे या इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पे किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी डेटा उनके सामने आएगा उस हिसाब से वो अपना डिसीजन लेंगे। तो उनका जो स्टैंस वो है न्यूट्रल। फाइनेंशियल ईयर 26 में आरबीआई ने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ हमारा होगा 6.5%, 6.5%, और इन्फ्लेशन का जो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए वो है 3.1%, 3.1%। इनमें से कौन सा कंट्री है जो 107th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है? 2015 में ये संगठन बना था जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, COP21 वहां पर। तो ये कंट्री है मालडोवा। ये ऑफिशियल मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, आईएसए का ये ऑफिशियल मेंबर बना है। और अभी अभी मॉरिशस जो कंट्री है, मॉरिशस जो कंट्री है, इंडियन ओशन कंट्री है मॉरिशस, ये पहला अफ्रीकन कंट्री है जिसने एक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क यानी सीपीएफ साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। तो अफ्रीका का ये पहला कंट्री है और ग्लोबली बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद चौथा कंट्री है जिसने सीपीएफ यानी कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। कौन से इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर वेस्ट से एक पैकेजिंग मटेरियल बनाया है जो कि प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव, काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है? इसको किसने बनाया है? तो ये जो पैकेजिंग मटेरियल है इसको डेवलप किया है अभी अभी आईआईटी मद्रास ने। तो आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। इन्होंने कैसे डेवलप किया? तो इन्होंने जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है या जो पेपर वेस्ट होता है उसके ऊपर माइसीलियम बेस्ड बायो कंपोजिट्स को ग्रो किया। इन्होंने कुछ फंगस लिए जैसे गैनोडर्मा लुसिडम, प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस वगैरह, ये सब ग्रो करे इन्होंने फंगस एग्रीकल्चर और पेपर वेस्ट पे, और उससे इन्होंने ये मटेरियल तैयार करा है, ये मटेरियल इन्होंने तैयार करा है। तो ये जो आईआईटी मद्रास से एक कंपनी निकली थी जिसका नाम है नेचर वर्क्स टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा मेनली ये मटेरियल तैयार किया गया। असम राइफल और इंडियन एयरफोर्स ने एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशन किया मणिपुर में। इसका क्या नाम था? इसका नाम था ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन सहयोग। जो रिमोट विलेजेस हैं मणिपुर में उनकी हेल्प करने के लिए, खास तौर पे जो कट ऑफ हो गए थे लैंडस्लाइड्स की वजह से, जहाँ पे काफ़ी अभी डिजास्टर आए, लैंडस्लाइड्स काफ़ी हुए थे। असम राइफल जो काम करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है। भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है ये,
और इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। असम राइफल्स को सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं। वर्ल्ड एयरपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। उसके हिसाब से भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है 2024 में। भारत ने टोटल 21 करोड़ पैसेंजर हैंडल किए 2024 में। सब मिला के नेशनल इंटरनेशनल हर तरह के पैसेंजर जिन्होंने इंडियन एविएशन को यूज़ किया वो थे 21 करोड़। तो इंडिया 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका नंबर 1 है, 87 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल किए अमेरिका ने। फिर चाइना 74 करोड़, तीसरे नंबर पे ब्रिटेन 26 करोड़, चौथे नंबर पे स्पेन 24 करोड़ और पांचवें नंबर पे इंडिया 21.1 करोड़। 21.1 करोड़। और भारत का जो ग्रोथ है एविएशन ग्रोथ वो था 11.1%। 11.1%, राइट। और IATA जो है अभी अभी चौथा भारत का एयरलाइन जो इसका मेंबर बना है वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस। इसके अलावा दुनिया का सबसे बिजी जो रास्ता है वो कौन सा था? वो था जेजू से सियोल तक। जेजू से सियोल ये था सबसे बिजी रास्ता। यहाँ पे 13.2 मिलियन पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया। उसके अलावा सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कौन सा है जो ग्लोबली यूज होता है? तो वो है बोइंग 737। बोइंग 737, राइट। तो 10 मिलियन पैसेंजर्स ने इसको यूज किया बोइंग 737 को। इट इज द मोस्ट यूज्ड एयरक्राफ्ट ग्लोबली। और बोइंग अमेरिका की कंपनी है भी, ध्यान रखिए। अभी अभी जीनी 3 किसने लॉन्च किया है? ये एक AI वर्ल्ड मॉडल है। ये 3D एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। आप कोई भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे उससे ये 3D एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। इसको लॉन्च करा है गूगल डीप माइंड ने, जो कि गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है गूगल डीप माइंड। इन्होंने लॉन्च किया है जीनी 3। और गूगल ने अभी नैनो बनाना भी लॉन्च किया था, जिससे आप अपनी इमेज को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। नैनो बनाना वो जेमिनी पे बेस्ड था, जेमिनाई पे बेस्ड था। तो जो भी LLM लॉन्च हो रहे हैं लेटेस्ट वो सारे ध्यान रखिए। वैसे डीप माइंड ने जेनेटिक रिसर्च के लिए ह्यूमन DNA उसमें कैसे म्यूटेशन होते हैं, कैसे वो प्रोटीन चेंज होते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं, उसके लिए एक AI मॉडल लॉन्च करा है गूगल डीप माइंड ने, जिसका नाम है अल्फा जीनोम। अल्फा जीनोम। इनमें से पहला स्टेट कौन सा है इंडिया का जिसने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत साइन लैंग्वेज यूज करने के लिए इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर और स्पेशल एजुकेटर अवेलेबल करवाए हैं टू एंश्योर एक्सेसिबल एंड सेंसिटिव जस्टिस फॉर ऑल? तो कई बार ऐसा देखा जाता है किसी बच्चे के साथ कोई हिंसा हुई या तो वो बच्चा मान लीजिए अगर वो बोल नहीं सकता तो वो उसको जस्टिस कैसे मिलेगा, वो अदालत में अपनी गवाही कैसे देगा? तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर और स्पेशल एजुकेटर्स होंगे जो उनकी हेल्प करेंगे। तो पहला राज्य जिसने ये करा है वो है पंजाब। वो है पंजाब। इनमें से कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली है भारत की विधानसभा जो भारत की पहली विधानसभा बनी है जो पूरी तरह से सोलर पावर से चलेगी? यहाँ पे एक 500 किलोवाट कैपेसिटी का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया गया है। तो ये विधानसभा है दिल्ली विधानसभा। तो आंसर है दिल्ली। आंसर है दिल्ली। और दिल्ली ने विधानसभा ने अभी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को भी लॉन्च करा है, NEVA, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। NEVA को सबसे पहले नागालैंड ने यूज करना स्टार्ट किया था 2022 में। और NEVA ऐप से आपकी पूरी जो फंक्शनिंग है वो पेपरलेस हो जाती है विधानसभा में। तो NEVA को डेवलप करा था मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने। जो ये नेशनल ई विधान ऐप है इसको होस्ट किया जाता है मेघराज 2, जो कि इंडिया का सरकारी क्लाउड प्लेटफॉर्म है। और दिल्ली 28th स्टेट या यूनियन टेरिटरी है मिला के जिसने NEVA को यूज करना स्टार्ट किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इन्होंने लॉन्च करी है स्कीम अन्नदाता सुखी भव, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें जो एलिजिबल फार्मर है उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा एज फाइनेंशियल असिस्टेंस? तो उसको मिलेगा 20,000 रुपए। कैसे? देखो 6,000 तो प्रधानमंत्री मोदी हर साल दे ही रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। 14,000 रुपए उसे आंध्र प्रदेश की सरकार और देगी किसान को। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 20,000 रुपए पर ईयर। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अनाउंस करा है पहला आर्चरी लीग। जैसे IPL है ना क्रिकेट लीग, ऐसे ही आर्चरी लीग तीरंदाजी के लिए। इसमें मैन और वुमेन कंपीट करेंगे इन द रिकर्व एंड कंपाउंड आर्चरी इवेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका फ्रेंचाइज स्टाइल एक टूर्नामेंट होगा। तो ये पहला टूर्नामेंट जो है ये कौन से भारत के स्टेट में आयोजित किया जाएगा? आर्चरी लीग कहाँ पे होगा सबसे पहला? तो ये दिल्ली में होगा। तो आंसर है दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में 11 दिन तक चलेगा, अक्टूबर में ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये चलेगा। तो 6 इसमें फ्रेंचाइज टीमें होंगी और वही IPL की तरह जैसे प्लेयर्स की ऑक्शन होगी पूरी दुनिया से
और फिर ये टूर्नामेंट चलेगा। लोकसभा ने अभी अभी मर्चेंट शिपिंग बिल क्लियर कर दिया है। ये कौन से पुराने हमारे जो बिल है उसको या एक्ट को रिप्लेस करेगा? मर्चेंट शिपिंग बिल जो आया है 2025, तो ये जो पुराना कानून है मर्चेंट शिपिंग एक्ट ऑफ 1958 उसको रिप्लेस करेगा। तो इस बिल को कौन लेके आया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। और ये हमारा जो पूरा मैरीटाइम लीगल फ्रेमवर्क है उसको मॉडर्नाइज करेगा। मर्चेंट शिपिंग बिल कंप्लायंसेस को कम करेगा, कंप्लायंस का जो बर्डन है उसे कम करेगा। एक और इंपॉर्टेंट बिल अभी अभी आया है जिसका नाम है कैरेज ऑफ गुड्स, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025, और वो रिप्लेस करेगा पुराने एक्ट को, इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 को। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025, ये रिप्लेस करेगा इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 को। FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिलीज करा है ओवरव्यू ऑफ स्टेट्स एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 25 एनालिसिस। भारत का कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया पूरे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 25 में? इसका एक्सपोर्ट था लगभग 9.83 लाख करोड़। तो पूरे इंडिया में तो आंसर है गुजरात। गुजरात इस बार भी नंबर 1 था फाइनेंशियल ईयर 25 में, और 26.6% पूरे इंडिया से जो एक्सपोर्ट हुआ वो गुजरात से हुआ, 26.6%, राइट। तो गुजरात जो है वो नंबर 1 था। तो आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र 15.06%, 15% जो इंडिया का एक्सपोर्ट था पूरे इंडिया का वो महाराष्ट्र से था। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है 11.9%, 11.9%, अंडरस्टूड। और अगर आप बात करें तो गुजरात ने एक्सपोर्ट कहाँ पे किया, मतलब गुजरात सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे करता है? तो अमेरिका, नेदरलैंड, UAE, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में एक्सपोर्ट करता है गुजरात। इंडिया 169 कमोडिटीज एक्सपोर्ट करता है, उसमें से 158 गुजरात ने एक्सपोर्ट की। तो गुजरात काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सबसे ज़्यादा गुजरात से जो, या पूरे इंडिया से ही बात करें तो क्या एक्सपोर्ट हुआ था? वो था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 37% थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और पूरे इंडिया से अगर पूछें कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा नंबर 1 था, तो वो था गुजरात का जामनगर, क्योंकि गुजरात के जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी है, रिलायंस की रिफाइनरी है। और अगर आप देखें कर्नाटका नंबर 4 था और यूपी नंबर 5 पे था। तो टॉप 5 स्टेट्स अगर आप मिला दें तो 71% जो एक्सपोर्ट हैं वो इन्हीं से होते हैं, राइट, इन्हीं से होते हैं। और अभी कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनका एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है, उनमें से यूपी, MP वगैरह, इनके से एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ने लगा है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये डेटा दिया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ट्यूटोज नाम की ऐप लॉन्च करी है? ये AI पावर्ड लर्निंग ऐप है। तो ये लॉन्च करी है IIT पलक्कड़ ने। तो आंसर है ऑप्शन सी, पलक्कड़ केरला में है। इसको डेवलप करा है एक स्टार्टअप ने जो IIT पलक्कड़ से आता है, जिसका नाम है रेविन टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये ऐप है और इसको IIT पलक्कड़ इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने लॉन्च किया है। इसका नाम है ट्यूटोज। ये बेसिकली कई सारे एग्जाम्स की तैयारी कराती है, जैसे JEE, NEET, CAT वगैरह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने स्टेट्स को कहा है कि आप ये वाला पोर्टल यूज़ करिए। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है। आपको फिल्म रिलेटेड कोई भी परमिशन चाहिए, फिल्मिंग परमिशन, इंसेंटिव, रिसोर्स मैपिंग, सेंट्रल, स्टेट या लोकल लेवल पे, तो आप इसको यूज़ करिए। मान लीजिए आप फिल्म बना रहे हैं और आपको परमिशन चाहिए किसी स्टेट गवर्नमेंट से, या स्टेट गवर्नमेंट को कोई परमिशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फिल्म मेकिंग, तो इसका नाम होगा इंडिया सिने हब, इंडिया सिने हब, अंडरस्टूड। तो ये लॉन्च हुई है, इस पर आपको कोई भी परमिशन चाहिए फिल्मिंग रिलेटेड, तो उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम इस पे होगा, इंडिया सिने हब। ये पोर्टल भी है और एक ऐप भी है। इसके अलावा एक प्रेस सेवा पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च हुआ है, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट ऑफ 2023, जिसे PRP एक्ट भी बोलते हैं। इस पे क्या होगा? प्रेस सेवा, नाम से पता चल रहा है प्रेस, जो पब्लिशर हैं, पब्लिशर्स को अगर कोई भी टाइटल रजिस्ट्रेशन करवाना है, पब्लिशर मान लीजिए कोई किताब का नाम रखना चाहता है, उसे कोई परमिशन चाहिए, तो वो सब जो है इस पे आ जाएगा। टाइटल वो अवेलेबल भी है कि नहीं है, ये सब इस पे आ जाएगा, राइट। और इंडिया सिने हब पोर्टल, ये ऐप सबसे पहली बार 2024 में लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा,
और अभी ये रिवैम्प हुई है, पूरी तरह से अपग्रेड हुई है 2025 में। अमित शाह सबसे लंबे समय तक हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, लॉन्गेस्ट सर्विंग बन गए। इन्होंने 2258 दिन कंप्लीट किए ऑफिस में सिंस ये बने थे 30 मई 2019। तो इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? सबसे लंबे समय तक लाल कृष्ण आडवाणी के नाम था, लाल कृष्ण आडवाणी। और अमित शाह ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा 5 अगस्त को, 5 अगस्त को, राइट। तो अमित शाह 2019 में बने थे होम मिनिस्टर, उनसे पहले राजनाथ सिंह थे और फिर बने थे अमित शाह, अमित शाह, राइट। तो एल के अडवाणी का रिकॉर्ड था 2 to 5 6 डेज का, तो इनके 2 to 5 डेज हो गए, तो इन्होंने कंफर्टेबली एल के अडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडिया ने जो 2025-26 का साइकिल होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का, उसके लिए किस साइट को नॉमिनेट किया है? किस साइट को नॉमिनेट किया है, मतलब भारत चाहता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन बन जाए? तो इंडिया ने की ऑफिशियल नॉमिनेशन है सारनाथ वाराणसी, सारनाथ वाराणसी। बुद्धिस्ट साइट है ये। भगवान बुद्ध को जब परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपना पहला लेक्चर यहीं पे दिया था, सारनाथ में। और ये ऑलरेडी टेंटेटिव लिस्ट में है। आपको पहले संभावित सूची यानी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है 1998 से। तो अगर अगले साल भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी कोई, तो ये बनेगी। और जब गौतम बुद्ध ने पहला लेक्चर अपना यहाँ पे दिया था, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। इसके और भी नाम थे सारनाथ के, इसको ऋषि पटना, मृगदेव, मृगदय, सारंगनाथ, मतलब अलग अलग उससे बुलाया जाता था अलग अलग समय पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सारनाथ में यहाँ पे चौखंडी स्तूप है, यहाँ पे मतलब बहुत अलग अलग राजाओं से जुड़ा हुआ है ये जो जगह है। मौर्य वंश के राजा, कुषाण, गुप्त वंश के राजा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। धमेक स्तूप है यहाँ पे, अशोका पिलर है यहाँ पे, एंशियंट मोनेस्ट्रीज हैं, मंदिर हैं यहाँ पे। मौर्य वंश ने एक स्तूप बनवाया था, अशोक सम्राट ने, धर्मजी का स्तूप, वो भी यहाँ पे है। तो सारनाथ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। सारनाथ का एक्सकवेशन हुआ था, यानी जमीन खोद के जो चीज़ें निकाली जाती हैं, वो किया था सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे, पहले डायरेक्टर जनरल थे। और इस साल जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, उसको ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया था और वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। भारत का 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इन इंडिया। इस बार जो बैठक हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, वो पेरिस में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की तरफ से जो टेंटेटिव लिस्ट है, उसमें इस बार किसको जोड़ा गया है, तो वो है सलखान फॉसियल पार्क, जो कि यूपी के सोनभद्र में है, उसको संभावित सूची में जोड़ा गया है, सलखान फॉसियल पार्क। भारत के कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना दूसरी बार स्टार्ट करी है? असम सरकार की योजना है, जिससे लड़कियां अपनी एजुकेशन पूरी करें। तो इसमें बेसिकली लड़कियों को पेमेंट सरकार की तरफ से फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं, जिससे वो पैसे के लालच में ही सही लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करें। तो ये कैसे कैसे दिया जाता है पैसा इसमें लड़कियों को? तो बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे अगर सबसे पहले देखें तो जब लड़की अपनी जब वो अपने हाई स्कूल में होती है, राइट, हायर सेकेंडरी लेवल, तो उसको 10,000 रुपये मिलते हैं, यानी हर 1,000 रुपया 10 महीने तक लगातार मिलता है, टोटल 10,000। फिर लड़की जब हाई स्कूल कंप्लीट करके ग्रेजुएट लेवल पे आ जाती है, तो उसे 12,500 मिलता है, अगेन 1,250 रुपये 10 महीने तक, तो 12,500। पीजी में आ जाती है तो 25,000 रुपये मिलता है, मतलब 2,500 रुपये 10 महीने तक, यानी 25,000। तो ये है ये योजना। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और किस संगठन ने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? तो इस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन था वो 3 संगठनों ने मिलकर किया। एक है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, यानी ऑप्शन ए, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, जो कि नई दिल्ली में है, और एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, जो कि चेन्नई में है, और साथ में था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो अगेन दिल्ली बेस्ड है। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के हम 100th एनिवर्सरी मना रहे हैं। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। 100 रुपये का सिक्का भी जारी हुआ था इस कॉन्फ्रेंस में, जो कि कई सारे मेटल से मिलकर बना है। 35 ग्राम इसका वेट है, 44 mm इसका डायमीटर है। इनफैक्ट
भारत की सरकार ने एक अवार्ड भी स्टार्ट किया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के नाम पे। इस अवार्ड का नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। और इस अवार्ड जीतने वाले को $25,000 का अवार्ड भी कैश भी मिलता है, $25,000। ये उन साइंटिस्ट को मिलता है जो फूड या हंगर, न्यूट्रिशन, सिक्योरिटी इन सब क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट की उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए। 50 साल से कम होनी चाहिए। वैसे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न भी दिया गया था। और ये अवार्ड इस बार पहली बार मिला है एक साइंटिस्ट को, मतलब फर्स्ट टाइम ही अवार्ड दिया गया है। तो नाइजीरिया के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एडीमोला एडिनले। एडीमोला ADEMOLA, एडीमोला एडिनले यानी ADENLE। एडीमोला एडिनले को ये मिला है, नाइजीरिया के साइंटिस्ट को। इनमें से कौन सा गांव है लद्दाख का जहां पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया है? यहाँ पे 10 हेक्टेयर जो बंजर भूमि है उसको बॉटनिकल गार्डन में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे हम फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट, फ्लोरा, फोना उस सब को हम कंजर्व कर सकें। तो इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है शयोक। इस गांव का नाम है शयोक। तो ये लद्दाख का पहला बॉटनिकल गार्डन होगा। लद्दाख का पहला बॉटनिकल गार्डन होगा। विलेज का नाम है शयोक। शयोक गांव ये गैल्वन वैली जब जाते हैं तो वहीं उस रास्ते पे आता है, उस रास्ते पे आता है। एक और लद्दाख का गांव है जो काफी फेमस है, हेनले, HENLE, हेनले, क्योंकि यहाँ पे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। और यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलोर में है, वो एस्ट्रो टूरिज्म भी करवाता है। हेनले डार्क स्काई रिजर्व, हेनले डार्क स्काई रिजर्व। इनमें से भारत के पहली आई स्टेम कैटलिस्ट सेंटर कहाँ पे सेटअप किया गया है? भारत का पहला आई स्टेम मतलब इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप कैटलिस्ट सेंटर, तो ये किस जगह पे सेटअप किया गया है? ये है NIT कैलीकट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट, कैलीकट। और ये किसने सेटअप करा है? ये सेटअप करा है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो है डॉक्टर अजय सूद। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डायरेक्टली प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करता है। और ये जो सेटअप किया गया है कौन से प्रोग्राम के तहत किया गया है? प्रोग्राम का नाम है समावेश। समावेश। तो समावेश प्रोग्राम चलाता है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, उसके तहत ये लॉन्च किया गया। हमारी केंद्र सरकार ने मेरिट स्कीम स्टार्ट करी है। स्कीम का नाम है मेरिट। इसमें जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी, इक्विटी और गवर्नेंस को इंप्रूव किया जाएगा। इस स्कीम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है मेरिट स्कीम के बारे में? तो मेरिट की फुल फॉर्म मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, रिसर्च इंप्रूवमेंट, टेक्निकल एजुकेशन, ये ठीक है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी पूरा खर्चा इसमें केंद्र सरकार करेगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी ठीक है। ये स्कीम, इसमें 4200 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, ये भी ठीक है। डी स्टेटमेंट गलत है कि ये स्कीम 2025-26 से 2028-29 तक चलेगी। 2025-26 से स्टार्ट हुई है, लेकिन ये चलेगी 2029-30 तक, 2029-30 तक। और इसमें जो 4200 करोड़ खर्चा होगा, इसमें से 2100 करोड़ रुपए लोन वर्ल्ड बैंक दे रहा है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाई जाएगी। तो 275 जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उनको सिलेक्ट किया जाएगा, और वहां पे जो टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी है उसे इंप्रूव किया जाएगा। इससे लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पे आप देख भी सकते हैं सरकारी विज्ञप्ति कि ये 275 जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ये स्कीम चलाई जा रही है। इसका नाम है मेरिट स्कीम। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी सपोर्ट करेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ये बोलती है कि हमें हमारे GDP का 6% खर्चा एजुकेशन पे करना है। अभी ये लगभग 4.5% के आसपास है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंसेज और पेंशन के अधीन काम करता है, उसने 23rd नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस के लिए गाइडलाइन लॉन्च करे हैं। ये जो नेशनल अवार्ड होते हैं ई गवर्नेंस के लिए, ये उन इनिशिएटिव्स को दिए जाते हैं जो हमारा डिजिटल गवर्नेंस मजबूत करता है। तो इसमें जो गोल्ड अवार्डी होता है उसे कितना प्राइज मनी मिलेगा? तो गोल्ड मेडल जिसको मिलेगा उसको जो अमाउंट दिया जाएगा वो 10 लाख रुपए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल वाले को 10 लाख, सिल्वर वाले को 5 लाख, और टोटल 16 अवार्ड दिए जाएंगे, 10 गोल्ड और 6 सिल्वर, 10 गोल्ड और 6 सिल्वर, और ये 7 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि इस साल ये अवार्ड, बाय द वे ये अवार्ड पहली बार 2003 में दिए गए थे, 2003 से दिए जा रहे हैं। इस बार अगर हम बात करें 2025, तो ये क्या इस बार भी दिए गए थे? जो 22nd एडिशन हुआ था, जी हाँ, इस बार भी दिए गए थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुआ था
9 और 10 जून को विशाखापट्टनम में। तो इस बार जो है वो 10 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 जूरी अवार्ड यानी 19 इनिशिएटिव्स हैं जिन्हें ये अवार्ड दिए गए थे। तो वो 10 इनिशिएटिव कौन से हैं जिन्हें गोल्ड अवार्ड दिए गए थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक को वो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होने के लिए अप्रूवल मिल गया उसे। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि जयपुर बेस्ड बैंक है, लेकिन अभी मुंबई शिफ्ट हो जाएगा। तो पहली बार है पिछले 11 सालों में कि यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिला है किसी को आरबीआई के द्वारा, बहुत बड़ी बात है ये। तो अगर आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और आपको यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना है तो आपकी मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ होनी चाहिए, आपका पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए कम से कम पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर, आप लिस्टेड होने चाहिए किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और आपका ग्रॉस एनपीए रेशियो, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो 3% से कम और नेट एनपीए रेशियो 1% से कम होना चाहिए, आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम से कम 15% होना चाहिए। अगर आप ये सब सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन तो फिर आपको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिल सकता है आरबीआई के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक, इन्होंने भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और एनिमल स्टेम सेल लेबोरेटरी लॉन्च करा है अभी एनिमल रिसर्च के लिए। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा किया गया है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अप्रूव किया था एनिमल बायो बैंक को, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो काम करता है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करता है। इनफैक्ट भारत सरकार ने नेशनल बायो फार्मा मिशन भी लॉन्च किया था 2017 में, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग दी थी। तो नेशनल बायो फार्मा मिशन के तहत ही ये लॉन्च किया गया, और NIAB इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अधीन काम करता है। IT कॉन्क्लेव अभी हुआ, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन मैरीटाइम सेक्टर। तो इसमें एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, एक क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसपे 60 मैरीटाइम सर्विसेज अवेलेबल होंगी। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा है? इस प्लेटफॉर्म का जो नाम रखा है वो है ई-समुद्र। ई-समुद्र, तो ई-समुद्र पे 60 अलग अलग तरह की मैरीटाइम सर्विसेज सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। इनमें से कौन सा गांव है जो भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज डिक्लेयर किया गया है? इसके लिए एक महाराष्ट्र की सरकार ने एक प्रोजेक्ट भी चलाया था जिसमें हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज विलेज एरियाज में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज है, इसका नाम है सतनावरी, और ये नागपुर में है, नागपुर में लोकेटेड है। अंडरस्टूड? ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का पूछें अगर पहला आर्टिफिशियल एनेबल्ड आंगनवाड़ी कहाँ पे बना है, AI एनेबल्ड आंगनवाड़ी, तो वो है गांव जिसका नाम है वधम्मा, और वो भी नागपुर में है। वधमना, WADDHAMNA, वधमना विलेज, जो कि नागपुर में है। ये भारत का पहला AI एनेबल्ड आंगनवाड़ी है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने हीट रिजिलियंट मुडाडी प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है एक्सट्रीम हीट वेव को टैकल करने के लिए? तो ये केरला ने लॉन्च किया है, तो आंसर है केरला। ये केरला का पहला कॉम्प्रिहेंसिव हीट एक्शन प्लान है, और ये प्लान लॉन्च किया गया क्योंकि केरला में कई जगह पे जो हीट वेव्स हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, खासतौर पे कोयिकोड में। और ये जो मुडाडी पंचायत का नाम है, मुडाडी पंचायत, इसको एक लिविंग लेबोरेटरी डिक्लेयर किया गया था, लिविंग लैब फॉर क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इसने बहुत अच्छी हीट रिजिलियंट स्ट्रेटेजी बनाई है। तो वो स्ट्रेटेजी पूरे केरला में चलाई जाएंगी। तो हीट रिजिलियंट मुडाडी प्रोजेक्ट क्या है जो मुडाडी पंचायत ने किया, वो पूरे केरला में करना है हीट वेव से बचने के लिए। अभी कौन सी कंपनी है जो भारत की वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोचेस बनाएगी रायसेन जिला मध्य प्रदेश में? तो वहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है इन सबको बनाने की। ये कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो उमरिया करके एक जगह है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये उसे बनाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट है इस कंपनी का, उसका नाम है ब्रह्मा, रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग के लिए ब्रह्मा, प्रोजेक्ट ब्रह्मा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा करता है, उसमें उसको ज्वाइन करने वाली पहली महिला भारत के इतिहास में कौन बनी है? तो ये महिला जो है इनका नाम है अदासो कपैसा, और ये मणिपुर के सेनापति डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। भारत के इतिहास में आज तक कोई भी महिला स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में नहीं गई है, लेकिन ये पहली हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कब बना था? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 1988 में बना था, क्योंकि भारत ने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया, राइट।
आप जानते हैं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो एसपीजी का मैंडेट पहले ये था कि आप ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि उनकी बच्चे, उनकी पत्नी वगैरह उन सबको भी प्रोटेक्ट करिए। इवन कोई प्रधानमंत्री पुराना, यानी जब वो अपना ऑफिस रेमिट कर देता है उसके बाद भी 5 साल तक उसके और उसके परिवार को सुरक्षा मिलती थी। लेकिन फिर 2019 में एक चेंज आ गया, उसमें सिर्फ अब प्रधानमंत्री की रक्षा करने के लिए एसपीजी है, उनके परिवारों की नहीं। तो एसपीजी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है और महिला का नाम है अदेसो कपैसा। ये था हमारा वीडियो बेस्ट 300 एमसीक्यूज का अगस्त का भाग 2। हिंदी में मिलते हैं भाग 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।